हेलो गाइस। तो आज हम एक और न्यू मानवा लेकर आए हैं जिसका नाम है द विलन वांट्स टू लिव। सो आई होप यू विल एंजॉय इट। रात का सन्नाटा था। कमरे में बस कंप्यूटर की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। किम वुजिन, एक गेम डेवलपर, कई हफ्तों से एक बग से जूझ रहा था और आज आखिरकार उसने उसे ठीक कर दिया। वो जिस गेम पर काम कर रहा था उसमें एक कैरेक्टर था, डिकूलन वॉन ग्राहकिन, एक इंटरमीडिएट बॉस, यानी वो विलन जिसे हर रूट में मरना ही पड़ता है, चाहे प्लेयर कुछ भी करे। वो जिन घंटों से लगातार टेस्टिंग कर रहा था, कोड बदल रहा था, ग्लिचेस मिटा रहा था, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक सुकून। आखिरकार खत्म हुआ। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो उसी डेवलपमेंट टीम की टीम लीडर भी है। वो दोनों कभी साथ थे, लेकिन अब बस पुरानी यादें बाकी थी। वो मेहनती थी, एम्बिशियस, और वुजिन, वो बस एक आलसी लड़का जो काम को हमेशा कल पर टाल देता था। वो उसे बदलने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में हार मान गई। 6 महीने बाद उसे खबर मिली उसके पास अब कोई और है। लेकिन आज वो बस कैजुअली अंदर आई, स्क्रीन पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है डेकोरिन का डिजाइन तुम्हारे ऊपर ही बनाया गया है? वुजिन चौंक गया। वो हंसकर बोली, देखो ना, उसकी पर्सनैलिटी, एरोगेंस सब तुमसे मैच करती है। और फिर अचानक बाहर खड़े अपने नए बॉयफ्रेंड की ओर देखते हुए बोली, मुझे जाना होगा। वो चली गई और कमरे में फिर वहीं खामोशी लौट आई। रात के 2 बजे वुजिन फिर से कोड पर झुक गया। वो बार बार डिकॉलिन को टेस्ट कर रहा था, हर एनिमेशन, हर डायलॉग चेक कर रहा था। पर उसके मन में एक बात खटक रही थी, क्यों ये विलन मेरी तरह है? डिकॉलिन बचपन में जिसे मैजिकल जीनियस कहा गया, लेकिन असल में वो औसत से भी नीचे था। उसका घमंड, उसकी नोबल फैमिली की ईगो, उसने उसे इतना बिगाड़ दिया कि लोग उसे इंसान कहना भी पसंद नहीं करते। वो एक ट्विस्टेड कैरेक्टर था जिसे हर कोई नफरत करता था, और शायद इसी वजह से वुजिन ने उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा। उसने डिकॉलिन को दिया एक नया एट्रीब्यूट, कॉम्प्रिहेंशन। फिर अपनी पसंद के कुछ ट्रेड्स जोड़ दिए, वेल्थ, माइडस टच, शार्प आईसाइट और आयरन विल। लेकिन कुछ देर बाद एहसास हुआ, मैंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया। वो जल्दी से कोड रिवर्ट करने लगा ताकि कोई नया बग ना निकल आए। तभी फोन पर एक मैसेज आया, लुक आउटसाइड। वुजिन ने खिड़की खोली और उसकी आंखें फैल गईं। आसमान में एक विशाल होल खुला हुआ था, जैसे हकीकत फट गई। अगले ही पल बिजली की एक चमक उसके ऊपर गिरी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, वो किसी अजनबी जगह पर था। लेकिन नहीं, ये जगह अजनबी नहीं, वो तो उसी गेम की वर्ल्ड थी जो उसने खुद बनाई थी। कुछ दिन बीत चुके थे। अब वो जी रहा था डिकॉलिन वॉन ग्राहकिन युकिन की जिंदगी, वो विलन जिसकी मौत तय थी। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। अंदर आती है डिकॉलिन की सिस्टर, चेहरे पर गुस्सा। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर होकर कमरे में पड़े हो किसी औरत के पीछे। वो ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी मेज पर पटकती है और बिना पीछे देखे बोलती है, अगर फिर से हमारे घर का नाम बदनाम किया तो मैं तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होऊंगी। वो चली जाती है और कमरे में बस डिकॉलिन यानी वुजिन की भारी सांसें गूंजती हैं। पहले उसे लगा ये कोई सपना है, कोई अजीब हेलुसिनेशन, लेकिन दिन गुजरते गए और हर चीज़ इतनी रियल महसूस होने लगी कि इनकार करना मुश्किल था। वो मर चुका था, शायद बिजली की उस चोट से, और अब वो जी रहा था उसी विलन की जिंदगी जिसे उसने खुद अपनी उंगलियों से बनाया था। डिकॉलिन वॉन ग्राहकिन युकिन, वो मिडिल बॉस जो हर रूट में मरता है, हर प्लेयर के लिए अल्टीमेट एनिमी, हर दर्द की जड़। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैं कहानी के किस हिस्से में हूँ? उसे बस इतना पता था कि उसके पास अभी कितना माना है, पर यह नहीं कि वो कितनी जल्दी खत्म होगा। वो खुद हंस पड़ा, मजाक नहीं है, हम सब ने इस गेम को 1000 बार टेस्ट किया था और डिकोलैंड बस एक बार जिंदा बचा था क्योंकि उसे बनाया ही गया था मरने के लिए। एक विलन जो बस एक पर्पस पूरा करके कहानी से मिट जाता है। वो दस्तावेज खोलता है, ऊपर नाम लिखा है यारियल वॉन ग्राहकिन युकिन, डिकॉलिन की हाफ सिस्टर और अभी की हेड ऑफ हाउस युकिन। लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी था ही नहीं। उन बीच बस ठंडापन, गुस्सा और नफरत थी। अगले पन्ने पर एक और नाम उभरता है, जूली, उसके फियोंसे। लेकिन जब यारियल ने जूली का जिक्र किया था, उसके लहजे में कुछ था, जैसे कुछ बहुत गड़बड़ हो चुकी हो। वुजिन धीरे से सांस छोड़ता है। तो ये वही सीन है जहां सब कुछ बिखरने लगता है। वो ध्यान से दस्तावेज पढ़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। उसमें लिखा है प्रोफेसर डेकलिन इम्पार्शियल यूनिवर्सिटी, जिम्मेदार फॉर टीचिंग बेसिक मैजिक एंड माना माइंडसेट। वो हंसता है, थकान भरी मुस्कान के साथ। तो अब मुझे लेक्चर देना है, चाहे उसे पढ़ाने का जरा भी अनुभव ना हो।
और ये मौका उसे बाहर निकलने और इस दुनिया की हकीकत समझने का रास्ता देता है। तभी हवा में एक हल्की चमक उठती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने प्रकट होती है। चमकते शब्दों में लिखा है, प्राइमरी गोल, बनी जरूरी गेम के लिए, साइड क्वेस्ट, डिलीवर योर लेक्चर, रिवॉर्ड 0.5 स्टोर करेंसी। वो जिनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे याद आता है, कई रूट्स में डेकलिन की मौत यारियल की वजह से होती थी। अगर जिंदा रहना है तो मिशन पूरा करना ही होगा। वो खड़ा होता है, लंबी सांस लेता है और तय करता है। पहला लेक्चर शुरू करते हैं। वो सोचता है कि उसे किस टॉपिक पर बोलना है और फिर मुस्कुरा देता है। समझने की क्षमता है मेरे पास, जो भी चाहिए समझ आ ही जाएगा, बस थोड़ी सी माना चाहिए उसे एक्टिवेट करने के लिए। वो कपड़े बदलता है और जैसे ही आईने में खुद को देखता है वो चौंक जाता है। ये दुनिया, ये कमरा, ये कपड़े, सब कुछ अजनबी होते हुए भी इतना परिचित क्यों लग रहा है? शायद ये डेकलिन के एट्रीब्यूट्स हैं, इंटिमिडेशन, डिग्निटी और एस्थेटिक सेंस। मानो ये शरीर खुद उसे सिखा रहा हो कैसे चलना है, कैसे बोलना है। अब किम वुजिन की जगह एक असली नोबल खड़ा था, सीधी सधी चाल में, मानो उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी हो। वो अपनी लग्जूरियस कार की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे एहसास होता है, जिंदगी में पहली बार मैं ऐसी कार में बैठ रहा हूँ। फिर उसे याद आता है, उसकी एक्स का नया बॉयफ्रेंड भी ऐसी ही गाड़ी चलाता था, बस दिखावे के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराता है, आयरनी उसकी आंखों में झलकती है। तभी सामने वाली सीट पर एक यंग बॉय बैठा दिखता है। जैसे ही वो उसे देखता है, लड़का घबरा कर बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। वो जल्दी से कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ाता है। वो जिन उसे गौर से देखता है। तुम कौन हो? लड़का थोड़ा घबरा जाता है। प्रोफेसर, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, 3 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ। वुजिन हल्के से सिर हिलाता है, डॉक्यूमेंट्स पलटता है, सोचता है कि शायद इसमें लेक्चर मटेरियल होगा, लेकिन पढ़कर उसे एहसास होता है ये तो बस एक स्क्रिप्ट है। हर चीज़ पहले से तय थी। उसमें लेक्चर के लिए ज़रूरत की हर एक जानकारी थी, ज़रा सी भी कमी नहीं। लेकिन उसे इससे कोई हैरानी नहीं हुई। वुजिन ने सामने बैठे उस लड़की की तरफ देखा और एक पल के लिए खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि सच कहें तो डेकलिन जैसा आदमी इतना घमंडी, इतना बेकार, वो तो अपने लिए कागज़ तक तैयार नहीं कर सकता था। मतलब साफ था, सारा काम इस लड़के ने किया था। वुजिन ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, गुड जॉब। बस वो एक शब्द, और लड़का वहीं सन। उसके चेहरे पर ऐसा भाव जैसे किसी ने अचानक उसकी तारीफ कर दी हो, वो भी उस आदमी से जो कभी किसी की तारीफ नहीं करता। यहाँ तक कि ड्राइवर तक के चेहरे पर हैरानी थी, मानो पहली बार अपने मास्टर को कुछ अच्छा बोलते सुना। लेकिन तभी वुजिन के अंदर एक अजीब झटका सा महसूस हुआ, जैसे शरीर ने खुद इस तारीफ को रिजेक्ट कर दिया। उसे सच में उलझन सी हुई, सिर भारी, सांस गहरी, जैसे कुछ उसके अंदर से उसे धक्का दे रहा। क्या ये शरीर की अपनी प्रतिक्रिया है? उसने खुद से सोचा। या फिर ये डेकलिन की आत्मा है जो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है? वो वही अजीब सी घुटन थी जो उसने उस मैनर से निकलते वक्त महसूस की, जैसे ये शरीर उसकी नहीं, कोई उसे धीरे धीरे निगल रहा हो। थोड़ी देर बाद गाड़ी आखिर रुकती है, इंपीरियल यूनिवर्सिटी के सामने। जगह जीवंत थी, हर तरफ स्टूडेंट्स की चहल पहल, जादू और ज्ञान की खुशबू हवा में बसी थी। अब उसका अगला काम था रोटेटो हॉल को ढूंढना, वो जगह जो दस्तावेजों में लिखी थी। कुछ ही देर में वो वहां पहुंचता है जहां सारे स्टूडेंट पहले से अपनी जगह ले चुके हैं। और हैरानी की बात, ये सब लोग प्रोफेसर डेकुलिन की क्लास अटेंड करने को बेताब थे, क्योंकि अफवाह थी कि डेकुलिन एक मास्टर स्पेल इंटरप्रेटर है, वो जिसे कभी चाइल्ड प्रोडिजी कहा गया था। जब वो अंदर आता है, पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। वो अपनी यूजुअल ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, माय नेम इज ड्वेन फोन ग्राहक, और आज से मैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर हूँ। औपचारिकताओं के बाद लेक्चर शुरू होता है। कई फीमेल स्टूडेंट्स उसकी शख्सियत से मंत्रमुग्ध थीं, लेकिन एक लड़की थी जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसके लिए डेकुलिन कोई जीनियस नहीं, बस एक घटिया इंसान था। उसकी आंखों के पीछे छिपी कहानी 3 साल पुरानी थी। उसके पिता ने सालों तक स्पेल इंटरप्रिटेशन पर रिसर्च की थी। वो अपने जीवन का हर पल उसी काम में झोंक चुके थे, लेकिन फिर किसी ने उनका थीसिस चुरा लिया। वो टूट गए और आखिर में अपनी जान ले ली। जिस इंसान ने उनके पिता से उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीनी, वो और कोई नहीं, डेकुलिन था। उस दिन के बाद लड़की ने सब कुछ खो दिया, घर, जमीन, परिवार, और बची बस एक कसम, बदले की। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। वो इंपीरियल यूनिवर्सिटी तक पहुंची, जहां डेकुलिन खुद प्रोफेसर था। बाकी सब छात्र उसके चाम में खोए थे, और वो जानती थी उस आदमी की सारी स्किल्स चोरी की थीं। हर अचीवमेंट उसके पिता की थी, और वो सच सबके सामने लाना चाहती थी। लेकिन वो उतावली नहीं, उसने खुद को संभाला, क्योंकि इस शिकार को गिराने के लिए उसे धैर्य और समझदारी से खेलना था।
वहीं दूसरी ओर डेकुलिन एक बार फिर अपनी आवाज ऊंची करता है। मैं मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर हूं और एक मोनार्क मेज जो एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। सारे छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वो जादू के मूल सिद्धांत समझाने लगता है। मैजिक के 3 मुख्य एट्रीब्यूट्स होते हैं और 9 प्रकार। एट्रीब्यूट्स जादू की जड़ हैं और एलिमेंट्स वो जो हर चीज की बनावट तय करते हैं। वो 9 प्रकार हैं: समनिंग, स्पिरिट्स, डिस्ट्रक्शन, सपोर्ट, इंचैंटमेंट, मैनिपुलेशन, डक्टिलिटी, बिविचमेंट और आखिर में हार्मनी। वजून पढ़ाता गया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये काम तो उसने सोचा था उससे कहीं आसान है। ये उसकी जिंदगी की पहली क्लास थी। वो खुद मैजिक थ्योरी नहीं जानता था, फिर भी जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट पढ़ता गया हर बात समझ आने लगी। और आश्चर्य ये था कि डेकुलिन की प्रेजेंस, उसका बोलने का तरीका इतना आकर्षक था कि हर स्टूडेंट उसकी बातों में खोता जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी एलिटिस्ट बॉडी लैंग्वेज, नज़रों का कांटेक्ट, सिर ऊंचा रखना सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था। शायद इस वक्त का डेकुलिन सच में एक बॉन्ड टीचर था। क्लास का माहौल अब थोड़ा और गहराता है। प्रोफेसर डेकुलिन अपनी काम और कॉन्फिडेंट आवाज में समझा रहा था। माना का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि वो शरीर में कहाँ स्टोर की गई है। उसकी आवाज स्टेडी थी, पर हर शब्द के साथ एक रिदम, एक वजन था। वो आगे कहता है, अधिकतर मेजेस अपना माना सिर में रखते हैं क्योंकि वहीं से स्पेल्स की कल्पना सबसे आसान होती है। नाइट्स अपना माना दिल में रखते हैं ताकि वो उसे अपने ब्लड वेसल्स के जरिए बाहर निकाल सकें। और जो सबसे रेयर तरीका है, इनर कोर, जहां इंटरनल और एक्सटर्नल माना आपस में मिलते हैं, यही तरीका सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो बेहतर है कि एक रास्ता चुनो और बस उसी पर ध्यान दो। वो कहते हुए खुद अपने मन में सोचता है, फनी, डेकुलिन खुद भी इतना टैलेंटेड नहीं था। उसके करंट माइना पॉइंट्स सिर्फ 3500 थे। वो मन ही मन हंस देता है, और ये आदमी दूसरों को पढ़ा रहा है कि मैजिक कैसे कंट्रोल करें, जबकि खुद को सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत इसी को है। तुलना के लिए एक टॉप मेज का माना करीब 30,000 तक पहुंचता है। तो हाँ, आयरनी यहां साफ थी। लेक्चर अपने अंत की तरफ था, लेकिन एक लाइन वो लाइन थी जो वजून के गले में अटक गई। स्क्रिप्ट में साफ लिखा था, क्या किसी को कोई सवाल पूछना है? वो एक पल के लिए रुकता है। अगर ये असली डेकुलिन होता तो शायद ये लाइन कभी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसने हल्की झिझक के साथ वो सवाल कह ही दिया। क्लास में सन्नाटा। सब इतने इनग्रॉस्ड थे कि किसी के पास कोई सवाल नहीं थे। वजून ने राहत की सांस ली। गुड, बच गया। लेकिन तभी एक कुर्सी खिसकने की आवाज आई। वही लड़की जो उसके खिलाफ थी खड़ी हो गई। उसकी नजरें तेज थीं। वो बोली, प्रोफेसर, कल रात डॉमेट्री में एक अजीब स्पेल मिला था। सब मानते हैं कि वो किसी डेविल का काम है। मैं जानना चाहती हूं आप क्या सोचते हैं। डेकुलिन उसकी तरफ देखता है और फिर शांत लहजे में कहता है, पहले अपना नाम और एफिलिएशन बताइए। क्लास में सवाल पूछने का भी एक एटिकेट होता है। फिर वो मुड़कर जाने लगता है, ना कि उसे कोई शिष्टाचार की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वो सच में जवाब देने की स्थिति में नहीं था। उसका माना डेंजरसली लो था। 3375 में से अब सिर्फ 2000 बचे थे। सिर्फ स्क्रिप्ट समझने में ही 300 माना उड़ चुके थे, और अब अगर उसे कोई नया स्पेल एनालाइज करना पड़े तो पता नहीं कितनी एनर्जी जाएगी। पीछे से बाकी छात्र हल्के से हंसते हैं। उन्हें लगता है वो लड़की बस प्रोफेसर का ध्यान खींचना चाहती थी और उल्टा खुद मजाक बन गई। वो शर्म से कांप उठती है, पर हार नहीं मानती। वो कहती है, मैजिक टावर ने उस स्पेल को एनालाइज करने से मना कर दिया है। वो सोचते हैं कि ये बस अफवाह है, लेकिन अगर प्रोफेसर डेकुलिन खुद देखें तो शायद पता चल सके कि ये किस तरह का जादू है। वो अपना खुद का स्पेल कंजोर करती है। नीली रोशनी उसके हाथों से घूमती हुई हवा में जाती है। वो कहती है, प्लीज इंटरप्रेट दिस प्रोफेसर। डेकुलिन के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। वो एक लंबी सांस लेता है और स्पेल को ऑब्जर्व करता है। बस उसे एनालाइज करने में ही लगभग 10,700 माना खत्म हो जाते हैं। लड़की आगे कहती है, डॉर्मेट्री में कई डेब्यूटेंट्स इसे एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा आप शायद देख लें। डेकुलिना बिना देर किए बोलता है, इट्स बैरियर मैजिक। उसकी बात सुनकर लड़की वहीं जम जाती है। वो आगे समझाता है, विविचमेंट टाइप बैरियर स्पेल है, यानी जो भी इसे कास्ट करता है उसका मकसद डॉर्मेट्री में मौजूद सबको ट्रैप करना। क्लास एक पल को चुप हो जाती है। फिर वो उसी अथॉरिटी के साथ कहता है, अब तुम जा सकती हो और इस विषय को आगे मत बढ़ाना। साइड क्वेस्ट पूरा होते ही डेकुलिन को अपनी रिवॉर्ड करेंसी मिलती है। सीन बदलता है। अब हम यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर कैफेटेरिया में हैं। वही लड़की एफिन अकेली बैठी है, खाना खा रही है, पर चेहरे पर बस एक चीज, ह्यूमिलिएशन। उसने वो सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि सबके सामने डेकुलिन की झूठी स्किल उजागर हो सके, लेकिन हुआ उल्टा। वो खुद मजाक बन गई। उसके मन में अब भी गुस्सा था। वो आदमी झूठा है। उसने बस कुछ भी बोल दिया, क्योंकि वो जानती थी विविचमेंट मैजिक कोई साधारण स्पेल नहीं होता। हर फॉर्मूला के लिए डजन्स ऑफ पैरामीटर चाहिए होते हैं।
एफिन का चेहरा अब भी उसी ह्यूमिलिएशन से जल रहा था। उसके दिमाग में बस एक बात गूंज रही थी, बिविचमेंट मैजिक विदाउट पैरामीटर्स असंभव है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि डेक्युलिन ने बस एक नज़र में वो स्पेल पहचान लिया। जो सर्कल उसने क्लास में दिखाया था वो दरअसल उसी अनजान मैजिक सर्कल की एग्जैक्ट कॉपी थी जो कल रात डॉर्मेट्री के दरवाजे पर बना मिला था। सब लोग पहले तो उस स्पेल को देखकर हैरान रह गए थे, पर जल्द ही वो नया रिसर्च मटीरियल बन गया जिसे एकेडमी के स्टूडेंट्स एनालाइज करने लगे। एफिन तो शुरू से जानती थी वो झूठ बोल रहा है। वो पूरी तरह कन्विंस थी कि डेक्युलिन ने बस ब्लफ मारा, लेकिन तभी उसकी दोस्त हड़बड़ाई हुई उसके पास आती है। इफेरिन, तुमने सुना? वो स्पेल सच में बैरियर मैजिक निकला। वो सांस फुलाते हुए कहती है, हम सब ने मिलकर एनालाइज किया और रिजल्ट वही आया जो प्रोफेसर डेक्युलिन ने कहा था। एफिन वहीं रुक जाती है। उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो बुदबुदाती है। वो आदमी कुछ नहीं जानता, उसने बस गैस मारा होगा। उसकी दोस्त उत्साह में बोले जा रही थी, प्रोफेसर सच में कमाल है, कोई और इतना जल्दी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता था। सच कहूं, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने ही हिम्मत दिखाई सवाल पूछने की। वो मुस्कुराती है और चली जाती है, और एफिन वहीं रह जाती है, डिसबिलीफ में डूबी हुई। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। वो मेज पर मुट्ठी मारती है। अब तो और भी बुरा हो गया। अब सबको लगता है कि वो कोई जीनियस है। वो फौरन अपनी किताबें खोलती है। प्रोफेसर डेक्युलिन के अचीवमेंट्स पर लिखा हर डॉक्यूमेंट, हर रिकॉर्ड वो सब पढ़ डालती है। हर पन्ने पर उसकी आंखें और तेज होती जाती है। उसके मन में एक ही सोच थी, अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसे जानो। वो खुद से कहती है, अगर रोज उस आदमी का चेहरा देखना पड़े तो ठीक, लेकिन मैं उसे गिराऊंगी, सबके सामने उसका सच उजागर कर दूंगी। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब हम डेक्युलिन के साथ हैं, जो कॉरिडोर से गुजर रहा है। चेहरे पर हल्की थकान है और आंखों में बेचैनी। उसके अंदर अब भी वही सवाल घूम रहा है, क्या मैं सच में उस स्पेल को समझ गया था? असलियत ये थी, जैसे ही उसने उस मैजिक सर्कल पर नज़र डाली, उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अपने आप एक्टिवेट हो गई। वो इंट्रिकेट लाइनों वाला सर्कल, वो जटिल संरचना, सिर्फ उसे देखने भर से उसकी आखिरी माना की बूंद तक खत्म हो गई। और सबसे डरावनी बात, इतनी माना खर्च करने के बावजूद वो स्पेल क्या था ये वो समझ ही नहीं पाया। अगर उसके पास अभी की माना से दुगनी भी होती तब भी शायद वो कुछ न समझ पाता। लेकिन फिर भी आज का दिन उसके पक्ष में गया था। क्लास खत्म हुई, सवाल का जवाब निकल आया, रेप्यूटेशन बच गई, तो फिलहाल वो बस राहत की सांस लेता। पर तभी उसके रास्ते में कोई खड़ा हो जाता है। सफ़ेद नाइट आर्मर में एक महिला, सफ़ेद बाल, हल्की ग्रे आंखें। वो दृश्य देखकर डेक्युलिन की सांस अटक जाती है। वो उसे पहचानता है, क्योंकि इस गेम की डेवलपमेंट के दौरान उसने उसे कई बार देखा था। जूली वोंडा फ्रैगन, वो उसकी फियंस है और आगे चलकर नाइटहुड की प्रतीक बनेगी। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, काफ़ी वक्त हो गया, दुनिया कैसे हो? डेक्युलिन हल्के हंसी में कहता है, ठीक, पर जूली के चेहरे पर शक साफ था। वो गंभीर लहजे में पूछती है, ठीक, एक हफ्ता पहले जो वादा किया था उसे तोड़ने के बाद भी तुम कहते हो कि सब ठीक है? वो अंदर ही अंदर घबरा जाता है। वादा? कौन सा वादा? उसे तो कुछ याद ही नहीं। वो ज्यादा झंझट नहीं चाहता था तो कैजुअली कहता है, मुझे याद नहीं, शायद बुखार की वजह से भूल गया। वो आगे बढ़ने लगता है, पर जूली रास्ता रोक लेती है। उसकी आंखें दृढ़ है, इस बार नहीं भागने दूंगी। डेक्युलिन उसकी सीरियसनेस देखता है, फिर धीरे से बोलता है, ठीक है, रिमाइंड करो कौन सा वादा? और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक हफ्ता पहले जूली ने उससे कहा था, अगर तुम अपने झूठ और अहंकार को सबके सामने मान लोगे, अगर सच्चे बन जाओगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया टूट जाए। वो पल सच्चा था। जूली की आंखों में सच्चाई थी, भरोसा था। वापस वर्तमान में जूली की आंखें नम हैं। वो धीमे से कहती है, शायद मैंने भरोसा गलत इंसान पर किया है। वो एक तरफ हट जाती है, रास्ता खोलते हुए, और डेक्युलिन बिना पीछे देखे बस चला जाता है। ना कोई माफी, ना कोई एक्सप्लेनेशन। जैसे ही डेक्युलिन वहां से चला गया, जूली के अंदर सब कुछ उबल रहा था। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर सब साफ दिख रहा था। ये रिश्ता सच्चे प्यार का नहीं था, बस एक सौदे जैसा था। दोनों घरानों, यूक्लेन्स और फ्रेगेंस, दोनों अपने अपने असर को बढ़ाना चाहते थे। एक तरफ था डेक्युलिन, जिसे सब जीनियस मैच कहते थे, और दूसरी तरफ जूली, एक बेहतरीन नाइट जिसकी ईमानदारी और ताकत पूरे साम्राज्य में मशहूर थी। इन दोनों का मिलन मतलब था दो ताकतवर खून की एकता, और इसी वजह से किसी ने इस शादी पर ऐतराज तक नहीं किया। लेकिन फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। डेक्युलिन के टैलेंट की चमक फीकी पड़ने लगी। जिस लड़के को दुनिया मैजिक का जीनियस मानती थी, असल में वो बस एक झूठ जी रहा था। समाचारों में छपा था, मैजिक टावर का सबसे कम उम्र का प्रोफेसर, अब पतन की ओर। उसके बाद उसकी उपलब्धियां रुक गईं, कभी कुछ नया नहीं दिखाया उसने। दोनों परिवारों ने सब छिपाने की कोशिश की। उन्हें डर था कि अगर बात बाहर गई तो उनकी इज्जत, उनका नाम, सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जूली, वो इस झूठ को माफ नहीं कर सकी।
उसने प्यार नहीं मांगा था, बस सच्चाई चाही थी, एक नाइट की तरह। कभी डेक्युलिन ने वादा किया था वो हमेशा सच्चा रहेगा, लेकिन अब जूली को यकीन था वो वादा भी बस एक और झूठ था। दृश्य बदलता है, इंपीरियल यूनिवर्सिटी की ओर। ये जगह गेम की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी थी और उसका मैजिक डिपार्टमेंट पूरे साम्राज्य में सबसे श्रेष्ठ। अगर इसे असली दुनिया से तुलना करें तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोरियन यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल और मैजिक टावर नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। यूजिन यानी डेक्युलिन चारों ओर देख रहा था। वो जगह सच में खूबसूरत थी। लॉन, बगीचे, इमारतें, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ बनाया था। बस एक अफसोस था, काश वो किसी और के शरीर में होता, इस झूठे प्रोफेसर के नहीं। उसी वक्त उसे एहसास होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटकर देखता है और टकरा जाता है किसी से। कागज जमीन पर बिखर जाते हैं। वो चौंक जाता है। पहले उसे लगता है शायद कोई हमला हुआ है, लेकिन फिर समझ आता है वो उसका असिस्टेंट एलन है। एलन घबराते हुए सारे पेपर समेटता है और कहता है, सर ये आज के स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स की लिस्ट है। मैजिक टावर दरअसल एक तरह की रिसर्च फैसिलिटी थी जहां हर प्रोफेसर अपने चुने हुए छात्रों को स्पॉन्सर करता है। जो जादूगर सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखाता है उसे रिसोर्स और फंडिंग दी जाती है। निकोलिन एक एक फाइल पलटने लगता है और तभी एक नाम उसकी नज़र को रोक देता है। वो नाम सुनहरे रंग में चमक रहा है। वो समझ जाता है ये उसकी एट्रीब्यूट की वजह से है, वेल्दी मैग्नेट, एक ऐसा गुण जो उसे बताता है कौन उसके लिए धन और सफलता लाएगा। इसके साथ है उसका दूसरा गुण, शार्प आइजिट, जो उसे लोगों की शक्ति, गुण और ऊर्जा साफ दिखा देता है। दोनों के मिल जाने से वो साफ साफ देख सकता है कौन व्यक्ति उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। और उसी सुनहरी लिस्ट में एक नाम था जो बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था, इफेरिन लॉन। वो लड़की जो इस वक्त उसके नाम को मिटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। वो लड़की जो इस वक्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसी को उसकी एबिलिटी अब प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा सोर्स दिखा रही थी। किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। जो इसे खत्म करने आई थी वही अब उसके भाग्य में चमक रही थी। उजून को याद है, गेम में इफेरिन उन मेन कैरेक्टर्स में से एक थी। डेवलपर्स ने उसके बारे में बताया था कि उसके पिता की मौत डेक्युलिन की गलती से हुई। वो सोच में पड़ जाता है, क्या यही वजह है कि वो मुझे इतना नफरत करती है? वो नोटिस करता है इफेरिन के नाम के सामने कोई स्पॉन्सर नहीं है। जब वो एलन से पूछता है तो जवाब मिलता है, सर कोई भी उसे स्पॉन्सर करने की हिम्मत नहीं करता। कौन डेक्युलिन के दुश्मन के साथ खड़ा होना चाहेगा? वो हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचता है, वो सब मुझे दुश्मन मानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता असली दुश्मन तो ये दुनिया खुद है। इफेरिन की कहानी जितनी दुखद थी, उसकी प्रतिभा उतनी ही चौंकाने वाली। वो लड़की जिसने कभी एकेडमी ज्वाइन नहीं की, सारा मैजिक खुद से सीखा, फिर भी उसकी पोटेंशियल लिमिटलेस थी। लेकिन हकीकत ये थी वो उसकी दुश्मन थी, या शायद उसका, क्योंकि इस दुनिया के नियमों के हिसाब से डेक्युलिन ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार था। अगर सब कुछ वैसे ही चला जैसे गेम में होता है तो उसका अंजाम भी वही होगा। वो जानता है उसके पास है वो अभिशप्त गुण, विलन्स फेट, जिसके असर से पूरी दुनिया उससे नफरत करती है। हर कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन जो उसे मारने में नाकाम रहता है वो उसे और मजबूत बना देता है। गेम में वो 1000 बार मरा था, कभी तलवार से, कभी जहर से, कभी किसी के हाथों गुप्त हत्या से, पर नतीजा हर बार एक ही, मौत। इसलिए इस बार वो जून ने ठान लिया था वो उसी रास्ते पर नहीं चलेगा, उसे अलग फैसले लेने होंगे। और पहला फैसला था इफेरिन लॉन को स्पॉन्सर करना। एलन की हैरान आंखों के सामने वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है और कहता है, इन्हें जमा करा दो, और हाँ, कुछ किताबें भी ले आना। एलन बाहर चला जाता है। डेक्युलिन अब अकेला है। वो सोच में डूबा है, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुझे कितनी दौलत चाहिए। उसे पता है उसकी कई मौतें सिर्फ पैसों से ही टल सकती हैं। एक समझदार निवेश, एक सही निर्णय, यही उसे जिंदा रख सकते हैं। इफेरिन जैसे प्रॉमिसिंग मेज में निवेश करना तो बस शुरुआत है। उसे शक्ति और धन दोनों चाहिए। वुजून गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाता है, स्ट्रांग बनना होगा किसी भी तरह। लेकिन वो जानता है डेक्युलिन की असली शक्ति एवरेज से ज्यादा नहीं। अगर उसने कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो एक दिन वो मर ही जाएगा। कभी उसे याद आता है उसके अंदर एक और छिपा वरदान है, मिडस टच। अर्थ, फायर और मेटल तीनों को मिलाकर बना है ये अनोखा गुण। ये उसकी माना को खर्च करके किसी भी वस्तु की क्षमता खोल सकता है। साथ ही डेक्युलिन के पास है मेटल मैनिपुलेशन की कला, जिससे वो हवा में की कंट्रोल्ड लेविटेटिंग ब्लेड्स चला सकता है। सुनने में भले ही भव्य लगे, लेकिन असल में ये बस टेलीकिनेसिस ही है। इस दुनिया में टेलीकिनेसिस कोई समझता नहीं, पर अगर वो इसे सीख जाए तो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। वो किताब खोलता है और कॉम्प्रिहेंशन स्किल एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो शब्दों को पढ़ता है, उनके अर्थ, उनके नियम, उनके पैटर्न सब सीधे उसके दिमाग में उतरने लगते हैं।
कुछ मिनटों बाद वो एक पेन उठाता है, धीरे से हाथ उठाता है और वो पेन हवा में तैरने लगता है। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। काम कर गया। अब उसे कोई मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं। उसका मेमोराइज एट्रीब्यूट स्पेल को अपने आप दोहराता है। ये तो बस शुरुआत थी, टेलीकिनेसिस का बेसिक लेवल, लेकिन इसके आगे की संभावनाएं इन्फिनिट थी। अब उसका अगला लक्ष्य था अपने शरीर को समझना। वो सोचता है, अगर मैजिक सर्कल को अपने पूरे शरीर पर उकेर दे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए वो तय करता है, पहले खुद को समझेगा, अपना दिमाग, अपना दिल, अपनी आत्मा, सब, और फिर अपने शरीर पर खुद के बनाए मैजिक सर्कल्स उकेरेगा, ताकि हर बार जब वो सांस ले, हर धड़कन के साथ उसकी शक्ति बढ़े। वो जानता है ये रास्ता आसान नहीं होगा। शरीर का हर हिस्सा इस प्रक्रिया को सह नहीं पाएगा, लेकिन यहीं उसकी एक और एबिलिटी काम आती है, आयरन मैन। इस एट्रीब्यूट की वजह से उसका शरीर आम इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत है। मांसपेशियां, हड्डियां, हर अंग सब अपने उच्चतम स्तर तक विकसित होने की क्षमता रखते हैं। वो गहरी सांस लेकर आंखें बंद करता है और अगली रेखा खींचते ही जैसे बिजली उसकी नसों में दौड़ जाती है। पूरा शरीर जलने लगता है। हर हड्डी जैसे दरक रही हो, हर मांसपेशी जैसे फट रही हो। लेकिन डिकोलेन एक भी कराहन नहीं निकलने देता। चेहरा शांत, सांस स्थिर, क्योंकि एक नोबल की पहचान होती है कंट्रोल। घंटों बाद जब आखिरी चिन्ह पूरा होता है, वो जमीन पर गिर पड़ता है। शरीर टूट चुका है, माना खत्म हो चुका है। अब उसके पास बस एक पॉइंट बचा है। वो धीरे से हंस देता है। कम से कम शुरुआत तो हो गई। उसके कंधे पर अब एक फेंट मैजिक सर्कल चमक रहा है। उसे पता है पूरा शरीर कवर करने में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये दर्द, ये आग वो झेल लेगा। 1 महीना बीत जाता है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी की मैजिक टावर फिर से गूंज उठती है। आज से शुरू हो रही हैं नई लेक्चर्स। सभी छात्र एक दूरस्थ ट्रेनिंग फील्ड में जमा है, जहां नोटिस बोर्ड पर चिपका है एक संदेश, हर कोई अपनी क्षमता खुद साबित करेगा। अपने तत्वों के साथ काम करो, बिना किसी मदद के। सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। उनके प्रोफेसर ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। सबसे ज्यादा नाराज है इफिरिन लून। वो बड़बड़ाती है, कितना घमंडी आदमी है ये। तभी अचानक एक लड़की उसके पास से गुजरती है और जानबूझकर उससे टकरा देती है। इफिरिन गुस्से में पलटती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पर जैसे ही वो चेहरा देखती है, उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। सिल्विया वॉन जोसेफिन एलाडे। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए टकराती हैं। सिल्विया बस एक ठंडी नजर डालती है और यूं गुजर जाती है जैसे इफिरिन को जानती ही न हो। इफिरिन वहीं ठिठक जाती है। दिल में पुरानी यादें उभर आती हैं। हाउस एलार्ड। 10 साल पहले उन्होंने उसके परिवार को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इफिरिन बहुत आगे निकल जाएगी। और आज वही सिल्विया ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो अजनबी हो। सोच में डूबी थी, तभी उसका बनाया हुआ मैजिक स्ट्रक्चर हिलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, माना खींचने लगता है, जैसे कोई उसे खा रहा हो। वो नजर उठाती है और सामने देखती है सिल्विया, जिसने एक विशाल जादुई संरचना बना दी, इफिरिन की तुलना में 1000 गुना बड़ी। इफिरिन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। उसकी सारी मेहनत सिल्विया की एनर्जी के तूफान में बिखर गई थी। सिल्विया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपना काम करती जा रही थी, शांत, गंभीर और पूरी तरह अनदेखा करती हुई। इफिरिन का खून खौल उठता है। देखती हूं अब कितनी बड़ी बनती है। वो चिल्लाती है, तू वही सिल्विया है ना, वो जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर समझती थी? सिल्विया धीरे से सिर उठाती है और बर्फ जैसे ठंगे स्वर में कहती है, नाम सुना है तेरा? सुना था, वो बेकार नोबल मर गया। वो मर गया। सुनते ही एफ्रीन की आंखें खून से भर जाती है। मेरे पिता के बारे में ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? वो गुस्से में हवा में उछलती है। उसकी मुट्ठी के चारों ओर जादुई रोशनी सुलगती है। पूरा मैदान कांप उठता है। वो सिल्विया की तरफ सीधी झपटती है। अपने शब्द वापस ले सिल्विया। सिल्विया की आंखों में झिझक की एक झलक आती है, पर वो तुरंत एक बैरियर कंजर करती है और भड़क कर बोलती है, इतनी तीव्र कि हवा फट जाती है। छात्र अपने कान ढकते हैं, कुछ पीछे घिर जाते हैं। जब धुआं छटता है, लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। सब ठीक तो है? स्टूडेंट्स हाँफ रहे हैं और बीच में एफ्रीन दिखाई देती है। उसका बायां हाथ कसकर सिल्विया के सिर को पकड़ चुका है। आंखों में ज्वाला, गले से निकलती दहाड़। कैसे हिम्मत की तूने मेरे फादर के बारे में वो घिनौनी बात कहने की? सिल्विया की आंखें डर और हैरानी से फैल जाती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोले, एफ्रीन की नज़र पीछे जाती है। एक अजीब सी डार्क लाइट आसमान में घूम रही है, जैसे किसी ने हवा को ही फाड़ दिया हो। स्टूडेंट्स घबरा उठते हैं। वो क्या है?
वो वॉइड है क्या? ठीक उसी जगह पर जहां उनकी माना टकराई थी, वहां अब स्पेस खुद टूट चुका है। एक गहरा निगलता हुआ वॉइड सब कुछ अपने अंदर खींच रहा है। हवा भारी हो जाती है, जमीन कांपती है। एफरीन अपनी पूरी ताकत से जादू को रोकने की कोशिश करती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, वेन्स नीली पड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। फिर सब कुछ चुप हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई दबाव नहीं। एफरीन धीरे धीरे आंखें खोलती है और उसके सामने खड़ा है एक लंबा नपा-तुले अंदाज वाला आदमी, रॉयल अटायर में। उसका चेहरा ठंडा, आंखें चमकदार। वो है प्रोफेसर डेकुलिन। पल भर में उसने उस वॉल को रोक दिया, स्पेस को स्टेबलाइज कर दिया और हवा में तैरते मेटल फ्रैगमेंट्स को आइस मैजिक से थाम लिया। फिर उसने उन बल्ब के टुकड़ों को हवा में नचाया, टेलीकिनेसिस मैजिक। स्टूडेंट्स के मुंह खुले रह गए। एफरीन खुद भी उसकी जादुई फिनिश देखकर दंग रह गई। जादू कभी इतना मिसमराइजिंग नहीं लगा। फिर डेकुलिन की ठंडी आवाज गूंजी, लेक्चर खत्म हुआ, बाकी सब निकलो सिवाय उन 2 ट्रबल मेकर्स के। उसकी नज़र सीधे सिल्विया और एफरीन पर जाती है। एफरीन का चेहरा जम जाता है। वो नज़ारा साफ कह रहा है, ओ नो, अब तो गया काम से। अब सीन बदलता है। इंटेरोगेशन रूम की ठंडी हवा में डेकुलिन शांत बैठा है। उसके सामने राइट और रन स्पिरिट स्टडीज और सपोर्ट स्टडीज के प्रोफेसर्स और साथ में यूनिवर्सिटी की चेयरवुमन एडेलिन सिगिलिन, सबकी नजरें एक ही लड़की पर हैं। इफेरीन, तुमने हाउस इलाइट की एक लेडी पर हाथ उठाया। रीलिन की आवाज गूंजती है। इफेरिन सिर झुकाए चुप है। हर शब्द उसके खिलाफ जा रहा है। किसी के लिए वो बस एक नोबडी है, एक फॉलन नोबल्स जिसकी कोई पहचान नहीं। लेकिन डेकुलिन भीतर ही भीतर कुछ सोच रहा है। वो जानता है इस मीटिंग का नतीजा पहले से तय है। इलाइट की बेटी बनेगी विक्टिम और इफेरीन बनेगी कल्प्रिट। लेकिन उसे कुछ अलग महसूस हो रहा है। इफेरीन के शरीर से रिश्ती वो स्कारलेट एनर्जी, वो ऊर्जा जो एक विलेनस फेट को चिन्हित करती है, वो भाग्य जो कहता है दुनिया चाहती है कि तुम मर जाओ। डेकुलिन की आंखें गहरी हो जाती हैं। अगर मैंने इसे अभी नहीं संभाला तो मेरी अपनी मौत भी पास आती जाएगी। जैसे ही डिसिप्लिनरी मीटिंग शुरू होती है, प्रोफेसर इलेन गुस्से से उठता है। तुम्हारी वजह से स्टूडेंट्स की जान जा सकती थी। इफेरिन बस सिर झुकाकर कहती है, मैं वजह नहीं बता सकती। ये जवाब सबको और नाराज कर देता है, पर उसके भीतर एक ही डर है। वो अपने इरादे छुपाना चाहती है ताकि डेकुलिन को पता ना चले कि असल में वो उसी को निशाना बना रही है। उसके दिमाग में अब भी गूंज रही है सिल्विया की वो जली हुई बातें, वो जहर जो उसने उसके फादर के लिए उगला। इफेरिन चुपचाप कुर्सी पर झुकी बैठी है, होंठ बंद, दिल धड़कता हुआ, क्योंकि उसे मालूम है यहां कुछ भी बोलना मतलब अपनी पूरी प्लान को बर्बाद करना। वो जानती है उसकी असली टारगेट सामने बैठा है। अगर उसने जरा भी मुंह खोला तो खेल खत्म। इसीलिए वो सब कुछ सह रही है, ताने, गालियां और वो जलता हुआ अपमान। रीलिन की आवाज फिर गूंजी, क्या तुम्हें अपने स्टेटस से जलन है लड़की? भूल मत, वो नोबल है और तुम बस एक कॉमन। हर शब्द उसके सीने में चुभता है, लेकिन इफेरिन कुछ नहीं कहती, बस निगाह झुकाकर सब सुनती रहती है। अब बारी आती है सिल्विया की। वो मीठी सभ्य आवाज में बोलती है, ये मेरी गलती थी, मैंने गलती से इफेरिन का काम बिगाड़ दिया, बस बहस पड़ गई और बस पलट गया पूरा माहौल। सारे प्रोफेसर्स के सामने सिल्विया अब इनोसेंट एंजल बन चुकी है और इफेरिन अब वो एक इर्रेशनल अटैकर। रीलिन और बाकी प्रोफेसर्स उस पर टूट पड़ते हैं। क्या तुम्हें गुस्सा काबू में नहीं रहता? ऐसी स्टूडेंट को निकाल देना चाहिए। इफेरिन का सिर नीचे झुका हुआ, हर इंसल्ट उसके कानों में गूंजता है। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, सबकी उंगलियां उसी पर हैं। वो अकेली है, अपने पिता के बिना, अपने नाम के बिना, जैसे पूरी दुनिया ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया हो। उसके मन में एक ही थॉट उबल रहा है, सब कुछ इस प्रोफेसर की वजह से है। वो डेकुलिन ही मेरी तबाही की जड़ है। हेडलाइन यूनिवर्सिटी की चेयरवुमन आखिर बोलती है, सभी प्रोफेसर्स का मत एक जैसा लगता है। अब हम प्रोफेसर डेकुलिन की राय सुनते हैं। इफेरिन का दिल थम जाता है, वो समझ चुकी है। अब उसकी बारी है एक्सपल्शन लेटर सुनने की। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। डेकुलिन धीरे से खड़ा होता है। उसकी काल भारी आवाज कमरे में फैलती है। चेयरवुमन, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, डेकुलिन कहता है। मुझे लगता है सिल्विया भी इस घटना की उतनी ही जिम्मेदार है। पूरा कमरा सन्न। सिल्विया और एफरीन दोनों की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। वो चाहती तो इस हादसे को रोक सकती थी, डेकुलिन आगे कहता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या इलेड घराने की प्रतिभा हीट ऑफ द मोमेंट में इतनी कमजोर पड़ जाती है? सिल्विया का सिर झुक जाता है। वो कांपती आवाज में कहती है, मैंने जानबूझकर रोकने की कोशिश नहीं की, मैं चाहती थी कि एफरीन मुसीबत में पड़े। पूरा कमरा हिल जाता है। एफरीन का मन उलझन में पड़ जाता है। ये क्या कर रहा है? वो मेरी तरफ क्यों बोल रहा है? रेलन तुरंत पलटवार करता है, वो फिर भी विक्टिम है डेकुलिन, दोष अटैकर पर ही आएगा। लेकिन डेकुलिन मुस्कुराकर जवाब देता है,
तो क्या हमें प्रोफेसर के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आखिर वो लेक्चर मैंने ही तैयार किया था, जहां मेरी मौजूदगी की जरूरत ही नहीं थी। रेलन के चेहरे पर पसीना झलक जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता। एफरीन बस आवाग देखती रहती है। वो आदमी जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी, आज उसके लिए दूसरे प्रोफेसर को कुचल रहा है। एडिलाइन आखिर फैसला सुनाती है। ये मामला इतना गंभीर नहीं है। स्टूडेंट्स के बीच ऐसे टकराव होते रहते हैं, इसलिए किसी पर भी सजा नहीं दी जाएगी। दोनों अपने डॉर्म वापस जाओ। लेकिन एफरीन का मन उलझन में है। वो तो पूरी तरह तैयार थी अपनी एक्सपल्शन सुनने के लिए, और अब कुछ नहीं हुआ। वो सोच में डूब जाती है, ये आदमी आखिर खेल क्या खेल रहा है। मीटिंग खत्म होते ही प्रोफेसर रायन मुस्कुराता है। डेक्युलिन, तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाकई अलग है। लेकिन डेक्युलिन का ध्यान कहीं और है। वो मुड़ता है। एफरीन उसे देख रही है। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, प्रोफेसर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एफरीन धीरे धीरे अपने भीतर उस नाम को दोहराती है, लूना। अगर ये आदमी सच में उसके पिता को याद करता है, उस इंसान को जिसे उसने जिंदा रहते हुए तोड़ा, इतना कि उसने अपनी जान तक ले ली, तो फिर ये वही डेक्युलिन है, उसके बदले का असली निशान है। वो गहरी सांस लेती है, अपने डर को दबाती है। क्या ये अब भी याद करता है मेरे पिता को, या फिर उसके लिए वो बस एक नाम था जो अब मिट चुका है? लेकिन डेक्युलिन हमेशा की तरह शांत। वो बस मुस्कुराता है और कहता है, बीते वक्त की बातों में उलझकर खुद को मत रोकना मिस लूना। इतना कहकर वो उठता है, अपनी कोट झाड़ता है और कमरे से चला जाता है। एफरीन वहीं बैठी रह जाती है। दिल धड़क रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान है। तो उसे याद है, उसने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि उसे अफसोस है। उसकी नज़र झुक जाती है। पर उसके होठों पर संतोष की हल्की झिलमिलाहट है। कम से कम वो गुनहगार भूल नहीं पाया। बस यही जानकर उसका दिल कुछ हल्का हो गया। इसी पल डेक्युलिन के डेथ प्रिवेंशन पॉइंट्स में 2 और जुड़ जाते हैं। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं सिल्विया को अपने पिता गिल्टियन यानी इलाइड परिवार के मुखिया के सामने। वो एक एस्पर मेज है और उसकी निगाहें हमेशा ठंडी और कैलकुलेटिव। सिल्विया सब बताती है, कैसे एफिन के साथ उसका टकराव हुआ और कैसे प्रोफेसर डेक्युलिन ने बीच में दखल दी। गिल्टियन धीमी आवाज में कहता है, एफिन लूना, वो लड़की तो अपनी चमक बहुत पहले खो चुकी, 10 साल पहले, एप्टीट्यूड एग्जाम के दौरान। 10 साल पहले दोनों लड़कियां पहली बार आमने सामने खड़ी थीं। वो पल अब भी जिंदा है। टेस्टिंग चेंबर में जब मॉनिटर ने उनकी मना मापी तो मशीन पागल हो गई। सुई घूमती रही, रीडिंग रुक ही नहीं रही थी। सब चौंक गए क्योंकि ये दोनों आर्चमेज लेवल पोटेंशियल रखती थीं। आर्चमेज, वो नाम जो सम्राटों तक को झुकने पर मजबूर करते। इतिहास में हर युग में बस 3 लोग इस स्तर तक पहुंचे हैं और उनके नाम पत्थर पर लिखे जाते हैं हमेशा के लिए। इस युग में भी 3 सीट्स हैं। डर्किन एक ले चुका है, एडेलाइन दूसरी की कैंडिडेट है और आखिरी सीट उसके लिए थी। अब लूना फैमिली और इलाइड फैमिली के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। गिल्टियन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बेटी को वो सीट मिलनी ही चाहिए, भले इसके लिए किसी का परिवार खत्म क्यों ना करना पड़े। वो धमकी याद है जब इलाइट परिवार ने एफिन के घर को सैनिकों से घेर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि लूना उसे एकेडमी में दाखिला न दिला सके। सिल्विया को सब पता है। वो जानती है कि उसके पिता ने क्या किया और क्यों किया। वो भी चाहती थी वो आर्चमेज थ्रोन हर कीमत पर, लेकिन एफिन के वो शब्द, वो नजरिया, वो गर्व अब भी उसे भीतर तक चुभते हैं। गिल्टियन आगे कहता है, मुझे उस लड़की की नहीं, प्रोफेसर डेक्युलिन की चिंता है। वो आदमी कभी जीनियस था। अगर उसने फिर से उड़ान भरी तो कोई नहीं रोक पाएगा उसे। सिल्विया चुपचाप सर झुका लेती है क्योंकि वो खुद ये बात पहले ही महसूस कर चुकी है। वो एक्सप्लोजन याद है जहां उसने एफिन की माना को लिटाया, लेकिन साथ ही एक ट्रैप भी सेट किया था, एक वॉइड जो उनकी माना क्लैश के बाद फटने वाला था। वो ट्रैप इतना सावधानी से बनाया गया था कि कोई देख ही ना सके, लेकिन डेक्युलिन ने तब जो नज़र डाली थी वो सीधी उसकी आत्मा तक उतर गई थी। वो समझ गया था सब कुछ, ट्रैप सेटअप, मोटिव, सब कुछ। फिर भी उसने दोनों को बचाया, एक तीसरा रास्ता चुना। वो नज़र, वो ठहराव दरअसल एक वार्निंग थी, एक चुपचाप दिया गया इशारा, मेरे खेल के नियमों में रहो। उसने शुरू में तो डेक्युलिन की काबिलियत को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन अब वो सोचने लगी थी ये आदमी असल में है कौन। कुछ दिन यूं ही निकल गए और अब हम देखते हैं डेक्युलिन का एकदम शानदार अंदाज। ये आदमी लिटरली ब्रूस वेन की जिंदगी जी रहा है। क्लासी सूट्स, एक्सपेंसिव स्टाइल, अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ, पूरे कॉन्फिडेंस में।
उसके चेहरे पर वही ठंडी सी मुस्कान जो बताती है कि वो अपने फैसले से पूरी तरह खुश है। एफिन की मदद करना उस वक्त उसका सबसे सही कदम था, क्योंकि उस एक डिसीजन से उसने ना सिर्फ अपने लिए एक डेथ रूट मिटा दिया, बल्कि स्टोर करेंसी भी बढ़ा ली। हाँ, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एफिन इतनी जल्दी सामने आ जाएगी, पर पहले एनकाउंटर से ही उसने समझ लिया था वो लड़की शुरुआत से ही हॉस्टाइल थी। और अब जबकि उसने सिल्विया को भी अपना दुश्मन बना लिया है, फिर भी ये कदम इस वक्त का सबसे सही मूव था। थोड़ा आगे बढ़ते हुए डेकुलिन वैसे तो सोशल इवेंट्स में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन स्टोर पॉइंट्स के लालच में वो मौका हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता। आखिर उसे एक साइड क्वेस्ट मिला था, फ्लावर ऑफ न्यू ईयर इवेंट अटेंड करने का, जिससे उसे हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकता था। फिलहाल उसके पास 5 करेंसी पॉइंट्स चाहिए शॉप तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो फिलहाल मेन कैरेक्टर से इंटरैक्शन पर ध्यान दे रहा है। गाड़ी रुकती है और डेकुलिन पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन पर, एक रॉयल सी पार्टी में। जगह पर सिर्फ नोबल्स हैं, उनकी महंगी हंसी, चकाचौंध और चमकती हुई आंखें। वो अंदर कदम रखता है और सब उसे सम्मान के साथ ग्रीट करते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पर जिनसे इंटरैक्शन करना वाकई ज़रूरी है। उनमें से एक नाम बाकी सब पर भारी था, आई हेल्प। वो वही कैरेक्टर था जिसे किम वुजिन ने खुद गेम में मॉडल किया था। डेकुलिन मन ही मन सोचता है, आना तो सही हुआ, शायद काम बन ही जाए। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी अचानक उसका नाम पुकार देता है, प्रोफेसर डेकुलिन। और बस पूरा हॉल उसकी तरफ मुड़ जाता है, हर नज़र अब उसी पर टिक जाती है। कुछ ही सेकंड में पार्टी गूंज उठती है, चीयर्स, क्लैप्स और एक्साइटमेंट से। वो ठंडा और कॉन्फिडेंट फील जो डेकुलिन को कुछ वक्त पहले तक था, अब एक पल में टूट चुका था। तभी किसी कोने से उसे एक नाम सुनाई देता है, गणेशा। वो तुरंत उस आवाज़ की दिशा में बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कहानी में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे इंटरैक्शन नहीं किया तो बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है। वो क्राउड को ध्यान से स्कैन करता है, पर गणेशा दिखाई नहीं देती। उसका दिल थोड़ा बेचैन होने लगता है। अब तो ये चांस हाथ से गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो डरावनी एडवेंचरर उसके ठीक पीछे खड़ी है। इस वक्त कहानी में वो 5वीं सबसे ताकतवर कैरेक्टर के तौर पर जानी जाती है। डेकुलिन उसे आखिरकार ऊपर बालकनी पर देख लेता है। स्कारलेट बाल, ठंडी निगाहें और रॉयल पोस्चर में खड़ी हुई वो तुरंत कदम तेज करता है, लेकिन तभी आई हेलम बीच में आ जाता है। उस पल पर जब उसे सबसे ज्यादा चलबाजी थी। आई हेलम रॉयल पैलेस का एक्सक्लूसिव मेज है, मोनार्क रैंक यानी डेकुलिन के बराबर। वो हंसते हुए प्रवोक करता है, अरे महान प्रोफेसर को मेरा नाम अब भी याद है। फिर बिना वक्त गवाए वो रिसर्च की बात छेड़ देता है और कुछ बदनाम रूमर्स का जिक्र करता है। वो ताना मारता है, 3 साल से तुम्हारा रिसर्च रुका हुआ है, लोग अब तुम्हारी एबिलिटीज पर शक करने लगे हैं। कितना बेशर्म आदमी है, आदमी के मुंह पर खड़ा होकर इंसल्ट कर रहा है। असल में आई हेल्म और डिक्युलिन एक वक्त पर यूनिवर्सिटी के साथी थे, पहले काफी करीब थे। लेकिन जब डिक्युलिन हेड प्रोफेसर बना, जेलसी ने आई हेल्म को अंदर तक खा लिया। अब वही जलन उसी की जुबान से झर बनकर निकल रही थी। लेकिन डिक्युलिन एकदम शांत, कूल एज अ ककुम्बर, ना कोई गुस्सा ना कोई जवाब, क्योंकि सच तो ये है रूमर्स में झूठ कुछ था ही नहीं। वो बस मुस्कुरा देता है, जैसे कह रहा हो जो कहना है कह लो। लेकिन तभी उसकी नजर घूमती है और शौक, गनीशा वहां से जा चुकी है। बेचारा बस एक ही काम के लिए आया था आज, उसे मिलना, और अब वो मौका उस मूर्ख की बकवास में चला गया। डिक्युलिन झुंझुगाते हुए उसके पास से गुजरता है और बिना पलटे कहता है, तू सड़ा हुआ चीज का टुकड़ा है। और सच कहूं, ये इंसल्ट इतनी परफेक्ट थी कि अब से मैं उसे बस एक ही नाम से पुकारूंगा, रॉटन चीज। प्रोफेसर अब एक शब्द भी नहीं बोलता, बस चुपचाप उस भीड़ से निकल जाता है ताकि गनीशा से मिल सके, क्योंकि अगर वो निकल गई तो शायद ये मौका फिर कभी ना मिले। उसकी पूरी योजना अब गड़बड़ा चुकी थी, सब कुछ बिखर रहा था। उधर पार्टी में लोग इधर उधर पूछने लगे, प्रोफेसर कहाँ गए? अंदर ही अंदर डिक्युलिन तो उस रॉटन चीज का काम वहीं खत्म कर देना चाहता था, पर लोगों की मौजूदगी में वो बस अपनी झुंझलाहट निगल गया। लेकिन तभी एक जानी पहचानी गहरी आवाज उसके पीछे से आती है, डेक्युलिन। वो पल भर को रुकता है, वो यकीन नहीं कर पाता। गनीशा ठीक उसके पास खड़ी थी। वो मुस्कुराती है, पूछती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? डेकुलिन हल्की हंसी में झूठ बोल देता है, नहीं बस रास्ता भटक गया था। पर वो उसकी बात पर हल्के से चकल कहती है, झूठ बोलने में भी तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे, है ना? उसके लहजे में हल्की चिढ़ भी थी और कुछ पुरानी फमिलियरिटी भी। यहीं से साफ हो गया ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। गनेजा फिर थोड़ा झुककर सॉफ्टली बोलती है,
पिछले मिशन में एक गड़बड़ कर दी थी मैंने, माफ करना। वो रिक्वेस्ट करती है कि उस बात को अब भूल जाए। अब ये साफ हो चुका था, उनके बीच पहले के मिशंस पर काम हुआ करता था। वो फिर से अपॉलॉजी देती है। वो बच्चा बहुत टैलेंटेड था, पर मेरे लगाव ने सब बिगाड़ दिया। असल में वो उसी बच्चे को डेकुलिन के हवाले करने से मना कर बैठी थी। अब किम वुजिन, जो इस वक्त डेकुलिन के शरीर में है, क्यूरियोसिटी से सब समझ रहा था। असल डेकुलिन उस बच्चे को अपने नाम पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, अपनी फेम बनाए रखने के लिए। तभी गनेजा अचानक गंभीर होकर पूछती है, तुम कब तक ये मुखौटा लगाए रहोगे? कब तक ऐसे ही रहोगे? उसके लहजे में सॉफ्टनेस भी थी, लेकिन सवाल सीधा दिल पर जा लगा। वो पल भर को चुप हो जाता है, सोचने लगता है, क्योंकि सच्चाई ये थी, इस शरीर का असली डेकुलिन पहले वायलेंट था। अपने ईगो और पावर के लिए किसी को भी चोट पहुंचा देता था, लोगों का भरोसा तोड़ चुका था, दुश्मन बना चुका था। लेकिन अब जो आदमी इस शरीर में है, उसने तय कर लिया है, वो अब एक अलग जिंदगी जिएगा। गनेजा हैरान रह जाती है। वो तो उम्मीद कर रही थी कि वो उस पर चिल्लाएगा, उसे धमकाएगा, और इसके बजाय उसने शांति से कहा, मैं अब वैसा नहीं रहना चाहता। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है, क्या ये वही आदमी है या इसने सच में अपना रास्ता बदल लिया है? असल में किम वुजिन खुद भी हैरान है, क्योंकि अगर पुराने डेकुलिन की आत्मा होती तो वो अब तक इस औरत पर हमला कर चुका होता। इतनी ताकतवर इंसान पर हाथ उठाने का मतलब होता सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्योंकि गनेजा कोई आम एडवेंचरर नहीं, उसका शरीर लगभग इनविंसिबल और मार्शल आर्ट्स में वो मास्टर लेवल की थी। कह सकते हो वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की लिमिट तक पहुंच चुकी। किम वुजिन ये सोचकर राहत की सांस लेता है, अच्छा हुआ कि मैं वो नहीं हूं जो पहले था, वरना आज की रात मेरी आखिरी होती। गनेजा दूसरी तरफ उसे घूर रही है। क्या इस आदमी ने सिर पर चोट खाई है या कुछ खराब खा लिया है आज? उसे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। डिकुलेन अब आज के अपने मकसद पूरे कर चुका था। वो बस विनम्रता से सिर झुकाता है और जाने लगता है। पीछे से गणेशा आवाज लगाती है, तो तुम सच में अब किसी को मेरे पीछे नहीं भेजोगे? वो रुकता है, पीछे देखता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, वो मेरे स्तर से नीची है। उसकी ये बात सुनकर गणेशा कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। उसके पास जवाब ही नहीं बचता। वो वापस हॉल की ओर लौटता है, सोचते हुए कि वो चाहता तो यूक्लाइंस की पावर से उसे गिल्ड के जरिए दबा भी सकता था, लेकिन वो जानता है ऐसा करना उसके डेथ वेरिएबल्स को और बढ़ा देगा। और तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, डेथ वेरिएबल प्रिवेंटेड। वो सिहर उठता है, मतलब मैं आज मारा जाने वाला था। उसे एहसास होता है सिर्फ एक कैजुअल सोशल इवेंट में भी उसके सिर पर डेथ फ्लैग्स लटके हुए हैं। सिर्फ एक गलत शब्द और सब खत्म। सीन शिफ्ट होती है एक एडवेंचरर पर जो जूली की रिलेटिव है। जूली कमरे में बैठी बेहद चिड़चिड़ी और परेशान नजर आ रही है। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में थकान, और ये साफ है कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसका पूरा मूड खराब कर दिया है। वो लड़की एकदम सीधे लहजे में पूछ बैठती है, तो जूली तुम्हारी फियोंसे के साथ कुछ प्रगति हुई या अब भी वही हाल है? बस ये सुनते ही जूली का शरीर झटका खा जाता है। वो हड़बड़ा कर बोलती है, तुम्हारा मतलब प्रोफेसर डिकुलेन से है? क्योंकि हाल ही में उनके बारे में कुछ अफवाहें फैल रही थीं। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ झलकती है। वो गुस्से में कहती है, हमारा रिश्ता तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और ये पहली बार था जब जूली ने ये बात जोर से सबके सामने कबूल की थी। तभी माहौल में थोड़ी हलचल होती है। पार्टी के बीचों बीच डिकुलेन नजर आता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जा रहा था, जबकि वो आमतौर पर ऐसे गैदरिंग्स को एंजॉय करने वाला इंसान माना जाता था। वो जूली की तरफ देखता तक नहीं, बस शांति से बाहर निकल जाता है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। क्या इन दोनों के बीच सब ठीक नहीं? ये रूमर्स और तेजी से फैलने लगते हैं, और अब सबकी नज़रों में वही एक थियरी बन चुकी थी, जेली और डिकुलेन के बीच किसी तरह का फॉल आउट हुआ है। लेकिन ये ट्विस्ट ऐसा था कि शायद किम वुजिन खुद गेम डेवलपर ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। एक हफ्ता बीत गया। डिकुलेन अब पूरी तरह ट्रेनिंग मोड में है। सुबह सुबह पुलअप्स करते हुए उसके मसल्स चमक रहे हैं। आदमी अब सच में फिनिश्ड फिजिक में दिख रहा है। अब उसकी रूटीन में सिर्फ मेमोराइजेशन और टेलीकाइनेटिक ट्रेनिंग नहीं, बल्कि फिजिकल वर्कआउट भी शामिल हो चुका है। वो अपनी स्टैमिना बढ़ा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो लगभग मर ही गया था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, खून खांसता हुआ, उसके चेहरे पर दर्द और झुंझलाहट। कोई भी नॉर्मल मेज उस एक्सपेरिमेंट से बच नहीं पाता, पर वो जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर है आयरन मैन एट्रीब्यूट। ब्रो लिटरली टोनी स्टार्क बन चुका है। असल में गणेश से मिलने के बाद उसने तय किया था कि अब उसे और ताकत चाहिए, तो उसने कोशिश की फायर कंट्रोल को अपनी टेलीकाइनेटिक पावर के साथ जोड़ने की, ताकि उसकी मेटल मैनिपुलेशन और तेज हो सके। लेकिन ये तरीका बेहद खतरनाक था। उसके शरीर पर इतना प्रेशर पड़ा कि वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया। उसी एक्सपीरियंस के बाद उसने फैसला किया,
अब से वो अपने शरीर को भी ट्रेन करेगा। और इस तरह शुरू हुई उसकी वर्कआउट रूटीन। कई दिनों की मेहनत के बाद अब वो लिटरल डेविड लेड एस्थेटिक्स में दिख रहा है, मस्कुलर, शार्प और कॉन्फिडेंस। सुबह की ट्रेनिंग खत्म कर अब वो तैयार है क्लास जाने के लिए। सीन बदलता है। प्रोफेसर डेक्युलिन अपने ऑफिस में बैठा है और एलन अंदर आता है, हाथ में एक सील्ड मैसेज लेकर। वो बताता है कि ये मैजिक टावर से आया है, किसी हाई रैंक सेंडर की तरफ से। डेक्युलिन मैसेज खुलता है और पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। 6 महीने बाद उसकी रिसर्च पर ऑडिट हियरिंग रखी गई है। मतलब अब उसे उस वक्त तक सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स तैयार करने होंगे। ये खबर उसके लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि इसका मतलब था उसकी रिसर्च अब स्क्रूटनी में है और लोग उसके काम पर शक कर रहे हैं। असल में गेम की कहानी में डेक्युलिन को हमेशा हेड प्रोफेसर के रूप में दिखाया गया था और उसका ये टाइटल ही उसकी पहचान थी। अगर वो ये पद खो देता है तो उसका घर लौटने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो तुरंत अपने प्रयोगशाला की तरफ बढ़ता है, उम्मीद में कि कुछ काम का मटीरियल मिल जाए। दरवाज़ा खोलते ही वो हैरान रह जाता है। कमरा एकदम अस्त-व्यस्त, जैसे वहां किसी ने हमला कर दिया हो। हर चीज धूल से भरी, कागज बिखरे हुए, जगह बिल्कुल अनअटेंडेड लग रही थी। अगर डेक्युलिन पहले यहां आता रहता तो वो इसे इस हालत में कभी नहीं छोड़ता। तभी उसकी नज़र एक कोने पर जाती है, एक गंदा सा स्पॉट जो बाकी सबसे अलग लग रहा था। वो सोचता है, क्या उसने यहाँ कुछ छुपाया था? वो खुद हाथ नहीं लगाता, बस अपनी टेलीकाइनेटिक मैजिक का इस्तेमाल करता है। कचरे को एक तरफ वो हटाता है और वहां से एक पुरानी बुक निकालता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, वो समझ जाता है ये डेक्युलिन की ओरिजिनल लाइफ्स वर्क है, जिसे उसने किसी तरह एन्क्रिप्ट किया हुआ है ताकि कोई चुरा ना सके। पर हमारे डेक्युलिन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। उसकी शार्प कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के दम पर वो उस एन्क्रिप्शन को तोड़ देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, बुक से एक गोल्डन ब्राइट लाइट निकलती है जो बताती है कि ये रिसर्च कुछ बहुत बड़ा राज छिपाए हुए है। वो पन्ने पलटता है, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक रही है। लेकिन जितना गहराई में जाता है उतना ही साफ होता है कि पन्ने फटे हुए हैं, अधूरे छोड़े गए हैं। ये रिसर्च पूरी नहीं है। वो किताब अधूरी होने के बावजूद किसी तरह चमक रही थी, जैसे उसके अंदर कोई रहस्य दबा हो। डेक्युलिन की नज़र तभी एक छोटे से पेंडेंट पर पड़ी। उसमें एक तस्वीर थी, एफरिन ल्यू और उसके पिता की। बस उसी पल सब कुछ जुड़ गया। अब उसे समझ आया, एफरिन के पिता कभी उसके ही अधीन एक रिसर्चर थे और यही वजह थी कि लूना फैमिली उससे नफरत करती थी, क्योंकि उस आदमी की शोहरत की कीमत एफरिन के पिता ने अपनी जिंदगी से चुकाई थी। उसकी महत्वाकांक्षा ने किसी का घर तबाह कर दिया था और उस लड़की की जिंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन अब चीजें बदलने वाली थीं। डेक्युलिन ने तय कर लिया, वो इस अधूरे रिसर्च को खुद पूरा करेगा और जब ये मुकम्मल होगा उस पर उसके पिता का नाम भी होगा, एक को-ऑथर के तौर पर। ये शायद रिडेम्पशन की शुरुआत थी, एक ऐसा बदलाव जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी के कैफे पर। यहाँ कुछ कॉमनर स्टूडेंट्स साथ बैठे हैं, जैसे कोई छोटी सी फैमिली बना ली हो। एक दूसरे के लिए खड़े रहना अब जरूरी था, वरना नोबल स्टूडेंट्स उन्हें हमेशा नीचे गिराने में लगे रहते। तो एफरिन, तुम क्या सोचती हो? सवाल सुनते ही वो थोड़ा असहज हो जाते। आखिर वो खुद एक गिरी हुई नोबल है। अब ना तो घर है ना नाम, फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अब मैं भी तुम लोगों में से ही हूं। सामने बैठी ऑरेंज हेड लड़की खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर अब तुम हमारी रिप्रेजेंटेटिव हो। बाकी सब भी हामी भरते हैं और उसी वक्त एक लड़की बोलती है, हमें अब किसी प्रोफेसर से परमिशन लेनी होगी ताकि हमारा क्लब ऑफिशियली अप्रूव्ड हो जाए। सबके नाम आने लगते हैं। प्रोफेसर रायला, नहीं वो तो नोबल्स का प्रोटेक्टर है। प्रोफेसर कामिल, वो भी कॉमनर्स को नीचा समझता है। कोई बोलता है, तो फिर प्रोफेसर डेक्युलिन, और तभी सब थोड़ा हिचक जाते हैं। एफरीन उसी वक्त अपने सामने रखे स्ट्रॉबेरी डेजर्ट को देखकर खो जाती है, जैसे कुछ भी ना सुनना चाहती। पर वो ऑरेंज हेयर्ड लड़की बड़े जोश से कहती है, हमें डेक्युलिन से ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डेक्युलिन किसी को स्टेटस से नहीं आंकता। और वैसे भी एक लड़का जोड़ता है, एफरीन को सजा से बचाया भी तो उसी ने था। एफरीन का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। तुम लोग गलत समझ रहे हो, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वो झुंझुलाकर वहां से उठ जाती है, लेकिन ऑरेंज हेड लड़की उसके पीछे भागती है। एक बार सोच तो लो प्लीज। एफरीन पलटकर कहती है,
कुछ नहीं होने वाला। मैं उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि जूलिया अचानक जम जाती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। एफरीन उलझन में पूछती है, क्या हुआ? और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसका दिल एक पल के लिए थम जाता है। वो वहां था, प्रोफेसर डेक्युलन, उसकी ठंडी निगाहें और वो शांत चाल। जूलिया तो तुरंत भाग जाती है, उसे वहीं अकेला छोड़कर। अब सब कुछ एफरीन के ऊपर था। वो गहरी सांस लेती है और अपने डर को निगलकर आगे बढ़ती है। प्रोफेसर डेक्युलन, क्या आप हमारे क्लब के लिए अप्रूवल दे सकते हैं? आवाज़ कांपती है, पर वो पीछे नहीं हटती। वो मानो कह रही हो, भले ही आप डराते हैं पर मैं अब भागूंगी नहीं। डेक्युलन एक पल के लिए उसे देखता है, फिर चुपचाप लेटर ले लेता है, पेन उठाता है और बिना कुछ कहे उस पर साइन कर देता है। डिटेल्स मेरे ऑफिस में भेज देना, बस इतना कहकर वो चला जाता है। एफरीन वहीं खड़ी रह जाती है, आंखें बड़ी, चेहरा हैरान। उसने सच में साइन कर दिया। जूलिया दूर से उछलती हुई आती है, तुमने कर दिखाया। पर एफरीन के मन में अब भी सवालों का तूफान है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसके मन में चल क्या रहा है? वो उसके साथ अजीब तरह से अच्छा बर्ताव कर रहा था, बिना किसी वजह के। सीन आगे बढ़ती है। अब क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है। प्रोफेसर डेक्युलन बोर्ड पर खड़ा है, काम और कंपोज्ड, और कह रहा है, एलिमेंट्स, ये वो चीज़ें हैं जो मैजिक की बुनियाद बनाती है। वो समझा रहा है कि कैसे बहुत से मेजेस आज भी कैटेगोरिकल और प्योर एलिमेंट्स के फ़र्क को ठीक से नहीं जानते। लेकिन उसी वक्त एफरीन की आंखें खाली हैं। वो सुन तो रही है, पर दिमाग कहीं और भटक रहा है। उसके मन में बस एक सवाल है, क्या ये आदमी सच में बदल गया है या फिर गिल्ट छिपाने का नया तरीका ढूंढ लिया है? वो सोचती है, जिसने मेरे पिता को मौत की तरफ धकेला, वो अगर सच में पछता रहा होता तो दुनिया के सामने सच बता देता। उसके होंठ हल्के से कांपते हैं, चेहरा तना हुआ। जूलिया उसकी बेचैनी देख लेती है। तो ठीक है ना? एफरीन थोड़ा चौंकती है। हाँ, कुछ नहीं। जूलिया हंसते हुए कहती है, लगता है उन नोबल्स को देखकर तेरा मूड खराब हो गया। एफरीन का चेहरा जम जाता है। उसकी नज़र उन स्टूडेंट्स पर जाती है जो सामने बैठे हैं, और उनके बीच सिल्विया भी है, वो लड़की जिसने उस दिन की घटना के बाद हर नोबल को उसके खिलाफ कर दिया। एफरीन बस गहरी सांस लेती है। छोड़ो, लेक्चर पर ध्यान देते हैं। डेक्युलन अब मैजिक सर्कल्स की बात कर रहा है। वो बड़ी बारीकी से समझा रहा है कि कैसे हर स्पेल में एक एक स्ट्रोक जोड़ने से उसका असर बदल जाता है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोइंग फायर। एफरीन उसे देखती है। उसे याद है, पहले उसके लेक्चर्स बस शो ऑफ होते थे, अपने टैलेंट और अथॉरिटी दिखाने के लिए। लेकिन अब कुछ अलग था। अब उसमें सादगी थी, समझ थी, जैसे वो सच में जादू की खूबसूरती दिखाना चाहता था। यहां तक कि सिल्विया भी हैरान रह जाती है, जिसने अपनी नेचुरल प्रतिभा के कारण मैजिक की क्यूरियोसिटी खो दी थी। वो भी अब बच्चे की तरह मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। डेक्युलन एक पर्पल मैजिक सर्कल बनाता है, पानी वाले सर्कल को आग वाले सर्कल से जोड़ता है, और सबकी आंखों के सामने लिक्विड फायर बहने लगती है। आग जो पानी की तरह बह रही है। ग्लास में सरसराहट फैल जाती है। हर कोई मंत्रमुग्ध। सिल्विया की आंखें चमक रही हैं। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डेक्युलन शांत स्वर में कहता है, सच्चा मेज वो नहीं जो जादू को रट ले, बल्कि वो जो उसके पीछे के लॉजिक को समझे। लेक्चर खत्म होता है और एफरीन चुपचाप बैठी रहती है, जैसे उसे खुद पर यकीन न हो रहा हो। क्या ये वही आदमी है जिसे मैं राक्षस समझती थी? वो खुद को रोक नहीं पाती। उसकी नज़र उस पर टिक जाती है और उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलती है, बाहर से कुछ घटिया सी बातें सुनाई देती हैं। दरवाजे के उस पार कुछ नोबल खड़े हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सिल्विया के साथ हुई लड़ाई के बाद से उसका नाम हर गॉसिप का हिस्सा बन चुका है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि उसकी नज़र फर्श पर पड़ी एक लिफाफे पर जाती है। उस पर लिखा है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। वो ठिठक जाती है। क्या ये मजाक है? क्योंकि उसे तो हर कोई नफरत करता है, फिर उसे स्पॉन्सर कौन करेगा? वो सोचती है कि ये कोई प्रैंक होगा, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी में उस लिफाफे को उठा लेती है। और जब वो मैजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचती है, रिसेप्शनिस्ट उस सील को वेरीफाई करता है और कहता है, ये असली है। एफरीन वहीं खड़ी रह जाती है, चेहरे पर हैरानी और फिर एक धीमी सी मुस्कान फैलती है। उसकी आंखें भर आती है। वो अपने गालों को खींचती है। क्या मैं सपना देख रही हूं? फिर अचानक चारों तरफ देखती है, डरती है कहीं किसी ने उसे खुश होते हुए देख ना लिया हो। ये फ्रेन उस टेबल के नीचे सिमटी बैठी है, हाथ कांप रही हैं, दिल धड़क रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी जाना वो अब 1 लाख ELN की मालकिन है, जो कि असल में 100 मिलियन के बराबर है। उसकी सांस अटकती है। नहीं, ये तो जरूर कोई गलती है। वो जल्दी जल्दी अपना बैग समेटने लगती है, जैसे कोई अपराध कर लिया हो और अब भागना पड़ेगा। वो सोचती है अगर किसी को पता चल गया तो,
कर्मचारी भी उसे अजीब नजरों से देख रहा है। फिर घबराहट में इफरीन का सिर टेबल से जा टकराता है। फिर वो ठहरती है, माथा सहलाती है और धीरे धीरे एहसास होता है ये सपना नहीं है। वो हंसने लगती है। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, उस लड़की के लिए जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया गया, जिसे हर बार नीचा दिखाया गया। आज किसी ने उसकी काबिलियत पहचानी थी। अब सीन बदलता है उकान मैनर में। डिकुलिन की बहन गुस्से में उबल रही है। एक नौकर उसके सामने सिर झुकाए कहता है, सर, अभी फ्रेंच शर्ट्स और ये विल के ऑक्शन साइड की तरफ जा रहे हैं। वो झटके से सिर उठाती है। फिर से? पिछले साल ही 10 मिलियन ELN उड़ा दिए थे उस पागल ने। उसकी भौहें सिकुड़ती हैं। इस बार पता नहीं क्या बर्बाद करेगा। सीन शिफ्ट होता है ऑक्शन हाउस के VIP रूम में। डेकुलिन शांत बैठा है, चेहरे पर एक ठंडी सी उम्मीद। वो किसी मेटल का इंतजार कर रहा है, वो रेयर मेटल जो उसकी टेलीकिनीज मैजिक को पूरा कर सके। अब तक वो वुड स्टील से काम चला रहा था, पर आज असली चीज मिलने वाली है। और तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी है जूली। वो गुस्से में सुलगती हुई उसकी तरफ बढ़ती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेकुलिन एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शायद वही जो हर कोई करता है, कुछ खरीदने आया हूं। जूली की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों है। वो सिल्विया और इफरीन वाली घटना की बात छेड़ती है। तुम्हें याद है ना, तुमने उन्हें कमिटी के सामने पेश किया था? डेकुलिन शांत स्वर में जवाब देता है, पुरानी बात है, अब उसका जिक्र क्यों? जूली दमतमाते हुए कहती है, क्योंकि तुम वही गलती दोबारा मत करना। तुम्हारा एटीट्यूड लोगों के सपने तोड़ देता है डेकुलिन। उसकी आवाज में एक आखिरी चेतावनी है और उसके शब्द एक विदाई की आहट। डेकुलिन बस उसे देखता रहता है। मन ही मन सोचता है, अच्छा ही है, शायद अब ये रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि वो जानता है ये लड़की उसके लिए एक डेथ फ्लैग है। जिस दिन ये शादी हुई उसी दिन उसकी मौत तय है। वो चुप रहता है जब तक जूली मुड़कर जाने लगती है। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम यहां सिर्फ मुझे परेशान करने आई हो? जूली चौंकती है, फिर झेप जाती है, नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ खरीदने आई थी। वो पलटकर चली जाती है, पर चेहरा हल्का सा लाल है। डेकुलिन उसकी झुझलाहट देखकर सोच में पड़ जाता है। ये एक्सप्रेशन तो थोड़ा प्यारा था। फिर झटक कर सिर हिलाता है, नहीं नहीं, ये तो डेकुलिन की यादें बोल रही हैं, मुझे खुद को काबू में रखना होगा। तभी स्पीकर्स पर आवाज गूंजती है, अटेंशन, द ऑक्शन इज अबाउट टू बिगिन। डेकुलिन गहरी सांस लेता है। सारे उलझे हुए ख्यालों को पीछे छोड़कर वो ऑक्शन हॉल की ओर बढ़ता है। पहली ऑब्जेक्ट सामने आती है, एक नायाब वास, पूर्वी कारीगरों द्वारा बनाया गया मास्टरपीस। उसकी सतह से उठती सुनहरी रोशनी डेकुलिन की आंखों में चमक बनकर उतरती है, ठीक वैसी ही जैसी उसने अपनी रिसर्च में देखी थी। नीलामी हॉल में सन्नाटा फैल गया था। हवा में बस उस चमकती हुई रोशनी की झिलमिल थी, वही रोशनी जिसने डेकुलिन को यकीन दिला दिया था कि ये चीज उसे लेनी ही है। होस्ट ने बारी बारी से बोली लगाने वालों को आमंत्रित किया। आवाजें उठीं, 2 मिलियन, 2.4 और फिर 2.5 मिलियन, एल। सारा हॉल थम गया। डेकुलिन की आवाज भारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक सेकंड बाद सोल्ड। वो महंगा वास उसी पल उसी कीमत पर बिक गया। पर असल वजह सिर्फ दिखावा नहीं थी, उस वास की असली वैल्यू पैसों से कहीं ज्यादा थी। और वैसे भी इस आदमी के अकाउंट में 200 मिलियन पड़े हैं। नीलामी आगे बढ़ी। डेकुलिन ने एक एक करके कई कीमती चीजें खरीद लीं, एक खास रिंग, जादुई कैंची की जोड़ी और एक रून नेकलेस। लोग दंग थे, ये प्रोफेसर आखिर कर क्या रहा है? पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसने बोली लगाई 5.5 मिलियन। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। उसकी मंगेतर जूली के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी नज़र में वो एक अटेंशन सीकर था जिसे बस अपनी शोहरत की पड़ी थी। लेकिन जूली खुद भी यहाँ एक मकसद लेकर आई थी। उसे चाहिए था विंटर्स फायर, वो चीज़ जो पूरे राज्य में बस नाम से जानी जाती है। और फिर मंच पर रखा गया वो आखिरी ऑब्जेक्ट, इतिहास की एक जिंदा निशानी, प्रकृति का जादू, द विंटर्स फायर। जैसे ही वो स्नो फ्लेयर स्टोन उजागर हुआ, पूरा हॉल उसकी चमक में डूब गया। नीला सफेद उजाला दीवारों पर नाचने लगा। जूली और डेकुलिन दोनों की आंखें उसी पत्थर पर टिक गईं। वो धातु इतनी दुर्लभ थी कि उसे पाने के लिए लोग जान दे दें। कहा जाता है इसमें ठंड और गर्मी दोनों की शक्ति बसी है। सिर्फ ड्रैगन बोन्स ही इसकी बराबरी कर सकते हैं। बोली शुरू हुई, 25 मिलियन, 28, 30 मिलियन। जूली की मुस्कान खिल उठी। वो जीतने ही वाली थी, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी, 31 मिलियन। सबकी नजर उस आदमी पर गई, डेकुलिन। जूली के चेहरे से हंसी उड़ गई। वो जानबूझकर मुझे रोक रहा है, वो बुदबुदाई। उसने झट से बोली लगाई, 32 मिलियन।
डेक्युलिन में बिना झिझक कहा 33 मिलियन। पूरा हॉल तनाव से भरा था। लोग सोच रहे थे, क्या प्रोफेसर ये पत्थर अपनी मंगेतर को गिफ्ट करना चाहता है या बस उसे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। डेक्युलिन को धीरे धीरे एहसास हुआ वो अब सीधे अपनी मंगेतर से ही भिड़ा हुआ है। अगर वो ये स्टोन ले गया तो ये औरत उसे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी, पर अगर उसने हार मान ली तो 3 साल बाद इस स्टोन के दोबारा मिलने की कोई गारंटी नहीं। उसने गहरी सांस ली और बोला 42 मिलियन। सन्नाटा छा गया। सोल्ड। तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। लोग हंस रहे थे। क्या जबरदस्त मुकाबला था। और सच तो ये था, दोनों बस अपनी अकड़ दिखा रहे थे। सबको लगा डेक्युलिन ने ये स्टोन जूली को देने के लिए खरीदा, पर जूली की आंखों में सिर्फ जलन थी, चेहरा लाल, सांसें तेज। पिछले साल की याद लौट आई, उसी दिन जब उनकी सगाई थी। डेक्युलिन ने तब भी उसे ढेरों गहने, सोने चांदी की चीजें दी थीं, पर जूली के लिए वो सबसे घटिया दिन था। उसके चेहरे पर वही तिरस्कार फिर लौट आया, क्योंकि इतनी दौलत के बावजूद डेक्युलिन ने उसे वो एक चीज कभी नहीं दी, इज्जत। उस दिन वो हॉल छोड़कर चली गई थी और उस पल से उनके रिश्ते में बस नफरत बची। बाद में भले ही उसे कैप्टन का दर्जा मिला हो, लेकिन उसके पीछे लोग फुसफुसाते रहे, वो तो प्रोफेसर की मंगेतर है, कहाँ टैलेंट, कहाँ सिफारिश। और वो जानती थी ये सब अफवाहें उसी ने फैलवाई थीं। डेक्युलिन ने। उसकी आंखों में नफरत की आग फिर से जल उठी। उस दिन जूली ने ठान लिया था, ये आदमी मेरे प्यार के काबिल नहीं है, और आज वही एहसास फिर लौट आया। दिल में वही जलन, वही तिरस्कार। लेकिन तभी डेक्युलिन उसकी ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन, इतना अजीब कि जूली खुद हैरान रह गई। वो शांत आवाज में पूछता है, क्या तुम भी उस स्नो फ्लेयर स्टोन के पीछे थी? जूली की आंखों में गुस्से की लपट उठती है। वो इसे फिर एक उकसावे की तरह लेती है। तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो तड़प कर कहती है। लेकिन तभी डेक्युलिन के होठों से वो शब्द निकलते हैं जिन्हें सुनने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आई एम सॉरी। जूली जम जाती है। उसके कानों में गूंजती है वही आवाज, बार बार, मैं माफी चाहता हूं। वो कुछ सेकंड तक उसे बस देखती रह जाती है, उस आदमी को जो अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगता। डेक्युलिन बस हल्के से झुकता है और धीरे से वहां से चला जाता है। जूली वहीं खड़ी रह जाती है, दिल और दिमाग दोनों शौक में। उसने माफी क्यों मांगी? क्या वो सच में बदल गया है? हर सवाल उसके मन में टकराने लगता है। वो वहीं से निकलती है और सामने से आती है उसकी बड़ी बहन जोसेफिन रॉयल हार्ट में। वो कहती है, आओ चलो मेरे साथ, और दोनों बहनें निकल पड़ती। दूसरी तरफ डेक्युलिन अब अपने घर पहुंच चुका है। उसके चेहरे पर सुकून है, पर जैसे ही नौकरानियां दरवाजा खोलती है वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। माय लॉर्ड, लेडी यूरियल आई। बस इतना सुनना था, डेक्युलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पलटा और उसके पीछे खड़ी थी उसकी हाफ सिस्टर यूरियन। उसकी आंखों में तूफान था। तुमने फिर इतनी रकम उड़ा दी? वो गरजती है। मैं उसे माइनिंग में लगाने वाली थी और तुमने उसे किसी बेवकूफ़ी भरी नीलामी में फूंक दिया। डेक्युलिन समझता है अब जरा सी गलती और वो मर जाएगा। वो घबराए हुए स्वर में कहता है, सुनो, मैंने कुछ ऐसा खरीदा है जो हमें मुनाफा देगा, 2 गुना। लेकिन यूरियल का गस अब बाल पर था। तुम मुझे क्या समझते हो, कचरा? उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। हर बार तुम्हारे किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। उसके आसपास की हवा लाल चमक से भर उठती है, एक जलती हुई रेड ऑरा जिसके बीच उसकी आवाज कांपती हुई पर तेज थी। तुमने हमारे माता पिता की मौत के बाद इस घर को बर्बाद किया और आज फिर 150 मिलियन एक दिन में उड़ा दी। डेक्युलिन के अंदर खतरे का एहसास जाग उठा। उसकी विलन्स फेट एट्रीब्यूट सक्रिय हो गई, मतलब मौत उसके बेहद करीब है। वो उसके आसपास सुनहरी आभा देखता है, एक चेतावनी या शायद मौका। अगर इसे सही संभाला तो शायद जान बच भी जाए, वो सोचता है। फिर भी वो बेवकूफ़ी भरे आत्मविश्वास से कहता है, रिलैक्स यूरियल, सब ठीक हो जाएगा। यूरियल फट पड़ी। ठीक? तुम्हारी वजह से हम कर्ज में हैं। मैं दिन रात मेहनत करती हूं और तुम कहते हो सब ठीक है। तुम एक जुआरी कमीने। डेक्युलिन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेड ऑफ द हाउस बना दूं। कमरा चुप हो गया। यूरियल की सांसें रुक गईं। क्या? डेक्युलिन ने शांत लहजे में दोहराया। हाँ, घर की बागडोर अब तुम्हारी। वो अविश्वास में उसे देखती है। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, वो कहता है, अगर चाहो तो मैं इसकी कसम भी खा लूं। यूरियल की आंखों में झटका था। वो जानती थी कि ऐसा शपथ लेना मौत को बुलाना है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो बुदबुदाई। डेक्युलिन बस मुस्कुराया। अगर तुम भरोसा नहीं करती तो कोई बात नहीं। आखिर में यूरियल ने कहा, ठीक है, मैं मान लेती हूं, लेकिन अगर तुमने एक भी वादा तोड़ा तो इस बार मैं खुद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मुड़ी, दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से बाहर चली गई, अपने भाई की एक और गलती को सुधारने के लिए। यूरियल के चले जाने के बाद डेक्युलिन हल्की राहत की सांस लेता है। सिस्टम में उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक मौत को रोकने के लिए। उसके चेहरे पर एक छोटा सा सुकून झलकता है, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। वो सोचता है अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा तो उसकी आज़ादी अब दूर नहीं। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके पीछे से आती है, गणेशा।
वो मुस्कुराते हुए कहती है, तो सच में तुम बदल रहे हो डेकुलिन। उसका आना अचानक था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी, जैसे उसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। वो आगे बढ़ती है, हंसते हुए कहती है कि उसे खेत है बिना बुलाए आने का, पर जो उसने अभी देखा वो सोच भी नहीं सकती थी। डेकुलिन बस कंधे उचकाकर कहता है, कुछ खास नहीं था, मेरी बहन मुझसे बेहतर हाउस हेड बनेगी। गणेशा फिर अचानक सच उजागर करती है। वो बताती है कि यूरियल उकलानी परिवार की असली ब्लड लाइन से नहीं है। ये सुनकर डेकुलिन जैसे जम सा जाता है, उसके चेहरे से सारे भाव गायब, क्योंकि ये बात ओरिजिनल गेम में कहीं नहीं थी। गणेशा आगे कहती है, उस लड़की में उकलानी परिवार का एक बूंद खून भी नहीं है। डेकुलिन जानता था कि वो दोनों सीधे रिश्तेदार नहीं हैं, पर यह सुनना कि कोई ब्लड कनेक्शन ही नहीं, ये बात उसके अंदर कुछ तो हिला देती है। गणेशिया मुस्कुराकर याद दिलाती है, तुम ही तो थे जिसने इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। लेकिन डेकुलिन शांत स्वर में जवाब देता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया सुनकर गणेशा थोड़ी हैरान होती है, पर अंत में सिर हिलाकर कहती है कि वो ये बात गुप्त रखेगी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वो एक और खबर छोड़ जाती है। 6 स्नेक हेड्स हरकत में आ चुके हैं। वो बताती है कि ये लोग एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और हर एक के सिर पर लाखों का बाउंटी लगा है। वो खिड़की से छलांग लगाने से पहले ठहरती है। डेकुलिन, वो लोग उस आइटम के पीछे हैं जो तुमने ऑक्शन में खरीदा था, सावधान रहना। तुमने हाल में अपने मैजिकल डिफेंस को बहुत नज़रअंदाज किया है। और बस वो रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। पीछे छोड़ जाती है एक सफ़ेद रुमाल जो हवा में हल्के से लहराता है। डेकुलिन हैर देर तक वहीं खड़ा रहता है। सच सामने है, पर उसका चेहरा वैसा ही शांत, क्योंकि असल में वो असली डेकुलिन तो है ही नहीं। और चाहे यूरियल खून से उसकी बहन हो या नहीं, उसके लिए वो हमेशा परिवार ही रहेगी। दूसरी तरफ डेंस जंगल में गणेशिया और उसके साथी कैंप फायर के पास बैठे हैं। आग की रोशनी में उनके चेहरे झिलमिला रहे हैं और बात चल रही है डेकुलिन के बदले हुए रवैये की। एक साथी हंसकर कहता है, तुम्हें तो वैसे भी हैंडसम मर्दों के लिए हमेशा सॉफ्ट स्पॉट रहता है। गणेशा की भौहें चढ़ जाती हैं, अगर ज्यादा बोले तो टुकड़ों में काट दूंगी। सभी हंस पड़ते हैं, माहौल हल्का हो जाता है। तभी एक एडवेंचरर जूलिया की रिश्तेदार बोल उठती है, मुझे तो यकीन नहीं होता, डेकुलिन अब इंसानों जैसा लगने लगा है। गणेशा ये मुस्कुराकर कहती है, वो सच में बदल गया, अब हमें उसके लिए कोई मैजिक स्लेब ढूंढने की जरूरत है। फिर सबको आदेश देती है कि आज जो भी सुना वो किसी को ना बताए। और फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक सक्रिय होता है। एक चमकीली रोशनी आसमान में उठती है और पूरी टीम गायब हो जाती है। अगली सुबह इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर में डेकुलिन अपने सिस्टम में स्टोर ब्राउज कर रहा है। वो एक नया एट्रीब्यूट देखता है, लेवल 1, जो माना की आउटपुट और क्वालिटी दोनों बढ़ा सकता है। पर उसकी कीमत है 101 स्टोर करेंसी। उसके पास स्टोर एक्सेस तो है, पर करेंसी नहीं। वो समझता है कि स्टोर सिर्फ विशेष करेंसी से स्किल्स खरीदने देता है, जो हर लेवल पर सीमित होती है और हर बार कॉस्ट 2 गुनी बढ़ती जाती है। वो सोचता है कि ये मौका बर्बाद नहीं कर सकता। उसे अपनी ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए और उसके लिए बेहतर माना क्वालिटी जरूरी है। बस 4 और स्टोर करेंसी और वो ये स्किल खरीद सकता है। वो मन ही मन सोचता है, किसी तरह जल्दी से हासिल करना होगा। तभी एलन कमरे में घुसता है, थोड़ा चिंतित चेहरा लिए। वो उसे विजर्ड जर्नल थमाता है। डेकुलिन पन्ने पलटता है और उसकी नज़र एक नाम पर टिक जाती है, विजर्ड किलर लॉक। वो आदमी हाल में इस इलाके के आसपास देखा गया है। डेकुलिन तुरंत समझ जाता है ये कोई मामूली शख्स नहीं, कई मेज प्लेयर्स पहले ही इसका शिकार बन चुके हैं। पर फिर भी उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि वो जानता है वो एक ऑर्डिनरी मेज नहीं है। वो सोचता है अगर विजिट किलर सच में पास है तो ये तो एक बेहतरीन मौका है कुछ स्टोर क्रेडिट्स कमाने का। उसकी आंखों में एक चमक सी उतर आती है, जैसे वो इस खतरे का सामना करने के लिए खुद उत्सुक हो। वो एलन की ओर मुड़ता है और शांत स्वर में कहता है, डरने की जरूरत नहीं, तुम लाइब्रेरी जाओ और वहां मेरा इंतजार करो। एलन सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक डेकुलिन कुछ ऐसा पूछ लेता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। क्या तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहोगे? एलन की आंखें फैल जाती हैं। क्या? वो हैरान रह जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि डेकुलिन, जो हमेशा उसकी कमजोरियों पर दाना कसता था, उसे खुद किसी पद के लिए रिकमेंड करेगा। वो घबराकर सवाल पर सवाल करता जाता है, लेकिन डेकुलिन बस एक शब्द कहता है, चुप रहो। वो अपनी जेब से एक चांदी का बैंगल निकालता है जिस पर यूक्लेन एम्ब्लेम खुदा हुआ है और एलन के हाथ में रख देता है। एलन की आंखें चमक उठती हैं। थैंक यू सर। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी।
डेक्लिन मन ही मन सोचता है कि एलन जैसा व्यक्ति जो बिना शिकायत हर छोटा बड़ा काम संभालता है उसके लिए वाकई उपयोगी साबित होगा। बहुत से लोग उसके ठंडे व्यवहार से दूर चले गए, पर एलन रुका रहा, वफादार, शांत और भरोसेमंद। इसलिए वो उसे कुछ पैसे भी देता है। जाओ, आज अच्छा खाना खा लो। एलन के चेहरे पर मुस्कान जम जाती है और डेक्लिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है, स्टाफ ओनली लाइब्रेरी की ओर। उसका असली मकसद है लूना के रिसर्च पेपर्स पढ़ना, जो प्योर एलिमेंट्स की क्रिएशन पर है। पर जैसे जैसे वो पन्ने पलटता है, उसकी भौहें सिकुड़ती जाती हैं। गलती पर गलती, कैलकुलेशंस में एरर्स, सिंबल्स उल्टे। वो सिर हिलाता है और खुद उन्हें सुधारने लगता है। वो शेल्व्स के बीच से गुजर रहा होता है कि उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर टिक जाती है, सिल्विया। वो वहां कैसे? ये तो स्टाफ ओनली सेक्शन है। 10 मिनट पहले सिल्विया एग्जीक्यूटिव रीडिंग रूम में पहुंची थी। वो असल में एक खास किताब ढूंढ रही थी, एक नॉवेल जो लिखी गई थी इथेन लैंग्वेज में, वो भाषा जो सदियों पहले फेरीज के साथ विलुप्त हो चुकी थी। ये किताब इतनी रेयर थी कि उसे देखने के लिए उसने फैकल्टी ओनली परमिशन ले ली। लाइब्रेरियन पहले तो हिचकिचाया, पर प्रोफेसर रिलान ने खुद उसे अनुमति दे दी, ये कहकर कि सिल्विया इस साल की रुकी मेज है और सक्सेसर भी। लाइब्रेरियन के पास मना करने का कोई बहाना नहीं रहा। अब सिल्विया शेल्फ्स के बीच खड़ी थी, किताब पलटते हुए पूरे ध्यान में। उसे पता भी नहीं चला कि डेक्लिन उसके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ है। तुम यहां क्या कर रही हो सिल्विया? उसकी आवाज़ ठंडी थी पर सीधी चेंधती हुई। वो चौंक कर पीछे मुड़ती है। सर, मैं बस। डेक्लिन बीच में टोकता है। फिर से डिसिप्लिनरी कमेटी बुलवानी है क्या? सिल्विया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो याद करती हैं लोग कहते हैं कि डेक्लिन को लाइब्रेरियों से चिढ़ है, तो क्या वो सच में उसे सजा दिलवाने वाला है? वो जल्दी से बोलती है, मुझे प्रोफेसर रिलान ने अनुमति दी थी, मैं बस एक डॉक्यूमेंट ढूंढ रही। डेक्लिन शांत चेहरा लिए सोचता है, दोनों ने नियम तोड़े हैं और उसके हिसाब से ये किसी सजा से कम नहीं होना चाहिए। वो उसके हाथ में पकड़ी किताब उठाता है और तुरंत पहचान जाता है, इथेन नॉवेल। वो पूछता है, क्या तुम सच में ये भाषा पढ़ सकती हो? सिल्विया थोड़ा असहज होकर कहती है, मुझे लिटरेचर और लैंग्वेज में दिलचस्पी है। डिकालन बस सिर हिलाता है, जो करना है करो, लेकिन अगली बार किसी फैकल्टी से अनुमति लेना, अपने परिवार के इन्फ्लुएंस पर मत चलो। वो मुड़कर चला जाता है और सिल्विया वहीं खड़ी रह जाती है, हतप्रभ हुए, भीतर से खौलती हुई। वो तो बस फेरीज की भाषा को समझना चाहती थी, लेकिन डेक्लिन ने उसके ज्ञान पर सवाल उठा दिया। थोड़ी देर बाद दृश्य बदलता है। घने जंगलों के बीच कुछ एडवेंचरर्स एक जंगली मैजिकल बीस्ट का शिकार करने निकले हैं। डेक्लिन दूर खड़ा उन्हें देख रहा है, शांत मगर चौकस नजरों से। वो नोट करता है कि ये सब नए हैं, पर फिर भी हैरानी की बात है, कोई घबराया नहीं। वे जिस जगह हैं वो माउंटेन ऑफ डार्कनेस है, मैजिक टावर का सबसे सुरक्षित और खतरनाक ट्रेनिंग ग्राउंड, जहां चारों ओर वेनोमस क्रीचर्स का खतरा है। इसलिए टावर ने यहां प्रोटेक्टिव बैरियर्स और लगातार पेट्रोल लगा रखे हैं। प्रोफेसर रिलान बेचैन नज़र से अपने दस्तावेज पलट रहा था। इस इलाके का हेड प्रोफेसर अब तक तय नहीं हुआ, ये बहुत रिस्की है। वो सोच में डूबा ही था कि डेक्लिन आगे बढ़ता है, शांत मगर दृढ़ आवाज में कहता है, मैं संभाल लूंगा। रिलान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान लौट आती, लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे एक और वजह थी। डिकालिन के सिस्टम में नया साइड क्वेस्ट नोटिफिकेशन चमक रहा था, डार्कनेस ऑफ द मैजिक टावर। इस मिशन का इनाम था स्टोर करेंसी और एक अचीवमेंट रिवॉर्ड, और साथ ही एक अजीब सी खिंचाव जो उसे पहाड़ों की ओर बुला रही थी। उसे महसूस हो रहा था, ये सिर्फ एक क्वेस्ट नहीं, कुछ बड़ा, शायद असली शिफ्ट, वही जो पूरे गेम को हॉरर में बदलने वाला है। जैसे ही उसे हेड प्रोफेसर घोषित किया जाता है, बाकी सब तैयारी में जुट जाते हैं। बैग्स, स्क्रोल्स, मैजिक टूल्स और टीम माउंटेन ऑफ डार्कनेस की ओर निकल पड़ती है। 9 घंटे बाद मैजिक टावर के पास एक छोटे से कैफे में एफएन और उसके दोस्त हंसते बोलते स्नैक्स खा रहे हैं। आज वो बेहद खुश है, आखिर उसने 1 लाख एने का माइलस्टोन पूरा किया है। वो कहती है, आज का ट्रीट मेरी तरफ से। दोस्त तालियां बजाते हैं और बात घूमकर जाती है उनके नए क्लब की ओर। बस अप्रूवल मिल जाए, फिर पहला गैदरिंग धमाकेदार होगा। इसी बीच कोई माउंटेन ट्रेनिंग कैंप का जिक्र करता है। सुनो, वहां 50 लोग गए थे प्रैक्टिस के लिए। थोड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन सब सेफ लौटे। बात अधूरी ही थी कि अचानक एक चीख गूंजती है। सारे लोग चौंक कर बाहर भागते हैं। एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई देता है, चिल्लाते हुए, बचाओ। एफएन बिना सोचे उसकी ओर दौड़ पड़ती है। जूलिया पीछे से चिल्लाती है, एफएन रुको, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो सुनती ही नहीं। कुछ दूरी तय करते ही इफ्रेन रुकती है।
सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। वो पीछे मुड़ती है। जूलिया गायब। चारों तरफ अजनबी जगह, अंधेरा, ठंडी हवा। वो फुसफुसाती है, ये मैं कहाँ हूं? तभी उसे वो शख्स दिखता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो पुकारती है, अरे सुनो, रुको। पर जैसे ही वो पास जाती है, एक अजीब सी सनसनी उसके शरीर में दौड़ जाती है। वो व्यक्ति मुड़ता है और उसका चेहरा बदलने लगता है। त्वचा फटती है, आंखें लाल चमकती हैं और एक डरावनी चीख हवा में गूंजती है। इफ्रीन झटका खाती है। वो खुद को संभालती है, मंत्र तैयार करती है। तभी एक और परछाई पास आती है, डेक्युलिन। वो ठंडी नजरों से क्रीचर को देखता है। इफ्रीन चीखती है, तुमने उसे मारा है ना? एक सिविलियन पर अटैक क्यों किया? डेक्युलिन बस शांत स्वर में कहता है, जरा ध्यान से देखो। और तभी इल्यूजन टूटता है। वो महिला इंसान नहीं थी, बल्कि एक डीमन थी। इफ्रीन चौंक जाती है। डेक्युलिन समझाता है, सिल्विया इसी तरह के जाल में फंसी थी। ये डीमंस अक्सर इल्यूजन मैजिक से लोगों को फंसा। इफ्रीन कुछ कहने ही वाली थी कि वो ठंडे स्वर में काट देता है, बीच में मत पड़ो। और अगले ही पल डीमन उस पर झपटता है। डेक्युलिन झुकता है और एक तेज बार में पूरा हवा का झोंका छोड़ता है। उसकी आंखें अब और गहरी और तेज चमकने लगती हैं। वो डीमन को ऑब्जर्व करता है। इल्यूजन बेस्ड मैजिक, माथे पर ग्लोइंग कोर, प्रेडिक्टेबल क्योंकि वो खुद मेंटल अटैक्स के प्रति रेजिस्टेंट था। इस डीमन की चालें उस पर बेअसर थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ और जाग रहा था। यूक्लाइन लिनेज का रक्त, वो रक्त जो अपने अंदर प्यूरिफाइंग माना और अनमैच्ड एग्रेशन रखता है। वो पुरानी विरासत जो सदियों तक डीमंस का शिकार करती रही, और अब वही रक्त डेक्युलाइन की नसों में उबल रहा था। मर जा। और उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजता है, साइड क्वेस्ट कंप्लीटेड, रिवॉर्ड, स्टोर करेंसी प्लस यूक्लाइन एट्रीब्यूट अनलॉक। वो धीरे से फुसफुसाता है, फिल दी क्रीचर। और आखिरी वार में डीमन की कोर चकनाचूर कर देता है। अचानक उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। वो शरीर को देखता है और एहसास होता है, ये कोई रैंडम स्पॉन नहीं था, ये किसी संकेत का हिस्सा था। गेम अब भी चल रहा है, खिलाड़ी के बिना भी। अगले दिन इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मेडिकल वार्ड में इफ्रीन की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वो घबराई हुई चीख निकलती है। नर्स दौड़ती है, आप जाग गईं। इफ्रीन आंखें मलती है, सिर भारी, मैं जंगल में थी। फिर नर्स धीरे से कहती है, माउंटेन ऑफ डार्कनेस में एक डायमंड प्रकट हुआ था। आप उसके इल्यूजन में फंस गई थीं और बेहोश हो गईं। आपको वहां से सुरक्षित लाया गया। इफ्रीन हकलाकर पूछती है, किसने? नर्स मुस्कुराती है, प्रोफेसर डेक्युलिन। इफ्रीन की सांस रुक जाती है। वो उस नाम को दोहराती है, धीरे, अविश्वास में। घड़ी की ओर नजर डालते हुए इफ्रीन ने थकी हुई आवाज में पूछा, आज कौन सा दिन है? नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुधवार। पर अगले ही पल उसकी बात ने इफ्रीन को झटका दे दिया। वो पूरे 36 घंटे तक बेहोश रही थी। वो अचानक उठी, घबराहट में अपने जूते पहने और सीधे क्लास की ओर दौड़ पड़ी। सांसें उखड़ी हुई थीं, मगर किसी तरह वो वक्त पर पहुंच गई। उसकी दोस्त ने उसे देखकर राहत की सांस ली। मैं तुझे क्लिनिक में देखने गई थी, तू हिल भी नहीं रही थी। इफ्रीन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से अब भी बेचैनी बनी हुई थी। क्लास में माहौल थोड़ा अजीब था। आज कुछ अलग होने वाला था। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आए डेक्युलिन। उनके पीछे चल रहे थे एलन, हाथ में एक बड़ा बॉक्स लिए हुए। सारे छात्र एक साथ फुसफुसाने लगे, एलन कौन है? डेक्युलिन ने शांत स्वर में कहा, ये एलन है, आज से मेरे टीचिंग असिस्टेंट। क्लास में हलचल मच गई। सब जानते थे डेक्युलिन कभी किसी को अपने साथ नहीं रखता। फिर अचानक ये बदलाव क्यों? इफ्रीन का मन में अपने पिता की याद आई, जो 30 की उम्र में भी टीचिंग असिस्टेंट नहीं बन पाए थे। उसने खुद से पूछा, डेक्युलिन ने अब किसी को क्यों चुना, और वो भी एलन को? क्लास शुरू हुई और डेक्युलिन ने घोषणा की, आज का लेक्चर सिर्फ अनुभव पर आधारित होगा। सभी को 3 घंटे का एक टास्क दिया गया और एक टाइमर चालू हो गया। इफ्रीन ने काम शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। उसके ब्रेसलेट पर नजर गई और उसने देखा डेक्युलिन के ब्रेसलेट से वो बिल्कुल मिलता जुलता था। वो सोच में पड़ गई, क्या मेरे पिता का कोई रिश्ता था उससे? उसके सवाल बढ़ते गए, मगर टाइमर लगातार टिक टिक कर रहा था। उधर सिल्विया ने सबको हैरान कर दिया। उसने टास्क सिर्फ 25 मिनट 15 सेकंड में पूरा कर लिया। डेक्युलिन और इफ्रीन ने बिना कुछ कहे उसे देखा। फिर डेक्युलिन ने सिर हिलाया, जाओ, तुम फ्री हो। सिल्विया बाहर निकली, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। इफ्रीन अकेली रह गई थी। टाइम बीत रहा था, दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसने झल्लाकर अपना सिर टेबल पर पटका। मैं कितनी बेवकूफ हूं, कुछ भी नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, शब्द धीमे धीमे टूट रहे थे। मैं एक फेलियर हूं। तभी उसके पीछे से ठंडी गहरी आवाज आई, 5 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं। वो चौंक कर मुड़ी। डेक्युलिन अब भी वहीं खड़ा था,
उसकी निगाहें ठंडी थीं और लहजा और भी सख्त। इतना आसान काम और तुम इसे भी पूरा नहीं कर पाई? अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, हंसे या तुमसे आगे निकल जाए तो भी तुम्हें शांत रहना होगा। तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है, और जब तक नहीं आएगी तुम मेरे लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। ये कहते हुए वो मुड़ा और बाहर चला गया। एफरिन वहीं बैठी रह गई। खाली कमरा, दीवार पर टिक टिक करती घड़ी और उसके अंदर टूटता सन्नाटा। फिर अचानक उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। नहीं, मैं नहीं मानूंगी ये बात। उसकी कलाई से हरी चमक उठी। ब्रेसलेट से निकलती ऑरा हवा में फैलने लगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, जिद थी। वो बुदबुदाई, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं ये करूंगी। उसी वक्त दूर कहीं डेकुलिन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। शायद मैंने उसे सख्त लहजे में कुछ ज्यादा ही कहा, लेकिन ये जरूरी था। वो अगर नहीं बदली तो वो आने वाले हालात नहीं झेल पाएगी। माउंटेन ऑफ डार्कनेस पर जो डीमन दिखा था वो सिर्फ एक चेतावनी थी। अब मेन क्वेस्ट शुरू होने वाला था। एक नया युग आने वाला था, डार्कनेस और ईविल से भरा हुआ। और इसी अंधकार में कुछ चमकते लोग जन्म लेंगे। उनमें से एक होगी एफराइन, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा खतरनाक। लेकिन डेकुलिन ने मन ही मन मुस्कुराया। वो चाहे जितनी भी ताकतवर बन जाए, मैं उसे अपने से ऊपर नहीं जाने दूंगा। क्लासरूम से बाहर निकलते हुए एफरिन कुछ पल के लिए रुकी, फिर बिना देर किए सीधा डेकुलिन के ऑफिस की ओर भागी। उसकी सांसें तेज थीं, पर चेहरे पर एक बात लिखी थी, मैंने कर दिखाया। तुरंत उसने अपनी मैजिक असाइनमेंट सामने रख दी। डेकुलिन ने बिना कुछ कहे फाइल खोली, नजरें पन्नों पर घूमी और फिर बोले, 6 घंटे 25 मिनट। उनकी आवाज में ठंडापन था, पर आंखों में हल्की सी हैरानी भी। तुम एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हो, फिर भी तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। ये फर्स्ट प्लेस के लायक है। एफरिन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान। उसी पल साइड क्वेस्ट का नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने उभरा। क्वेस्ट कंप्लीट, स्टोर करेंसी रिसीव्ड। डेकुलिन ने कुर्सी की फाइलें समेटी। अब घर लौटने का वक्त था। लेकिन जैसे ही वो गलियारे से गुजरे, सामने से एक सफेद बालों वाला आदमी उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। डेकुलिन की चाल धीमी पड़ी। ज़ाइट, ज़ेथ वैरन, बुगिन जूली का बड़ा भाई और फ्राइटन फैमिली का हेड, वही जिसने सबसे पहले जूली और डेकुलिन की एंगेजमेंट का प्रस्ताव रखा था। लड़ाई के मामले में वो गनी से भी ज्यादा ताकतवर था। एक ऐसा नाम जो अकेले कई दुश्मनों के लिए काफी था। डेकुलिन थोड़ा असमंजस में था। इतना ताकतवर आदमी मुझसे मिलने क्यों आया है? उसके मन में शक उठने लगा। क्या ये जूलिया के स्नोफ्लेयर स्टोन से जुड़ा हुआ है? ज़ाइट के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ छिपा था। प्रोफेसर डेकुलिन, उसने सहजता से कहा, जूलिया के साथ तुम्हारे हाल के व्यवहार को लेकर कुछ बातें करना चाहता हूं। फिर हल्के लहजे में जोड़ा, डिनर पर मिले, सिर्फ एक फ्रेंडली गैदरिंग। डेकुलिन जानता था ये कोई साधारण न्योता नहीं था, फिर भी उसने सिर झुका दिया। जरूर। ज़ाइट ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं सब अरेंज कर दूंगा। मेन्यू तुम्हारी पसंद के हिसाब से होगा। डेकुलिन ने महसूस किया उसने पहले से सब तय कर रखा है। मेरे न कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। वो जानता था फ्राइटन फैमिली की प्रतिष्ठा के खिलाफ जाना खतरे से खेलना है। अगले दिन फ्राइटन मैंशन में जूली को जब ये खबर मिली, उसका चेहरा तमतमा गया। डिनर, मेरे पास वक्त नहीं है इन बेकार बातों का, ज़ाइट ने ठंडे स्वर में कहा। थोड़ा बचपना छोड़ो जूली, ये स्नो फ्लेयर स्टोन जैसी मामूली बात नहीं है। जूली ने तल्ख नज़रों से देखा, लेकिन ज़ाइट ने बात जारी रखी। मुझे लगता है डेक्युलेन ने वो रेयर मेटल खरीदा है जो हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। शायद वो तुम्हें देना चाहता है। जूली ने भौएं चढ़ाई। और अगर वो ऐसा करे तो एंगेजमेंट अपने आप खत्म हो जाएगी। जूली के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, पर ज़ाइट का लहजा अब और भी सख्त था। राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। और सुनो जूली, क्या तुम्हें किसी के लिए फीलिंग्स है? जूली की आंखें चौड़ी हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ाइट आगे झुका। तो फिर समस्या क्या है? क्या तुम्हें डेक्युलेन की कमज़ोर रेपुटेशन से दिक्कत है? वो बोली, नहीं, बात वो नहीं है। ज़ाइट ने गहरी सांस ली। फिर अपनी सोच साफ रखो और शाम को वक्त पर पहुंच जाना। ज़ाइट के चले जाने के बाद जूली का सब्र टूट गया। उसने तलवार उठाई और पूरी ताकत से झटके मारे। हवा कांप उठी। गुस्से से कांपती आवाज में वो चिल्लाई, इनफ। उसके पीछे खड़ा था उसका सबऑर्डिनेट वेरन, ऑर्डर ऑफ हिडके का सदस्य। उसने धीमे स्वर में कहा, आपकी तलवार आज बहुत अशांत है। जूली ने तुरंत तलवार नीचे की ओर झुकाई। माफ करना वेरन, मैंने खुद को शर्मिंदा कर दिया। वेरन ने सिर हिलाया।
नहीं, मैं समझ सकता हूं। मौजूदा हालात तुम्हारे लिए अन्यायपूर्ण हैं। जूली ने नजरें फेर ली। बस तैयारी करो, हमें निकलना है। वेरन ने सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। वो जानता था जो काम उसने अपने कंधों पर लिया है वही जूली की सच्ची खुशी ला सकता है। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और इसी बीच बर्क असेंबली ऑफ एल्डर्स में एक बैठक शुरू हो चुकी थी। विषय था माउंटेन ऑफ डार्कनेस पर दिखे उस डीमन की घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। एल्डर्स की बैठक तेज बहसों से गूंज रही थी। प्राचीन जादूगर एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता की परछाई साफ झलक रही थी। एक बुजुर्ग एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा, मैनाक्राफ्ट जो विकसित किया था वो सिर्फ अध्ययन के लिए नहीं था। अब वक्त आ गया है इसे इस्तेमाल करने का। सामने बैठे कॉन्फ्रेंस लीडर ने सिर हिलाया, फिर आदेश दिया, तुरंत संदेश भेजो, 12 महान सॉर्सरर्स को बुलाओ, उन्हें बर्क पहुंचना होगा। कागजों पर जादुई मोहर लगी और कुछ ही क्षणों में उपसंदेश हवाओं में घुलकर गायब हो गए, सीधे उन 12 तक पहुंचने के लिए। उधर दूसरी ओर डेक्युलेन अपने कमरे में बैठा ऑक्शन से मिले सामान को सलीके से जमा रहा था। उसने रूफरेंस रिंग उंगली में पहन लिया जो मैना रिकवरी को बढ़ाता था, और फिर उठाया एंशिएंट रून नेकलेस जो मैना को स्टोर करने के लिए बना था। गणेशाय की सलाह याद करते हुए उसने बाकी वस्तुएं वॉल्ट में रखने की योजना बनाई। लेकिन तभी एक समस्या सामने आई। फ्रॉस्ट फ्लेम स्टोन बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। डेक्युलेन की आंखों में झुंझलाहट चमकी। अजीब है, टेलीकिनेसिस भी काम नहीं कर रही। उसे महसूस हुआ कि पत्थर का मैना खुद उसका विरोध कर रहा है। और फिर उसे याद आया लाइब्रेरी में पढ़ी हुई एक थ्योरी, कम्यूनियन, किसी लेजेंडरी स्वॉर्ड या रेलिक को वश में करने की प्रक्रिया जिसमें उसके साथ बॉन्ड बनाया जाता है। वो सोचने लगा, क्या यही तरीका इस स्टोन के लिए भी काम करेगा? बिना झिझके उसने पत्थर की सतह पर हाथ रखा। अचानक एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने अंदर से मैना को झकझोर दिया। उसकी सांसें रुक सी गईं, पर अगले ही पल एक नोटिफिकेशन उभरा, फ्रॉस्ट फ्लेम स्टोन, कॉम्प्रिहेंशन 0.1%, मैना +300। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, मगर अगले ही पल वो गणना करने लगा। सिर्फ 0.1%। इस रफ्तार से इसे पूरी तरह समझने में कम से कम 1 साल लगेगा। थोड़ा झुंझलाकर उसने पत्थर को रख दिया। अभी नहीं, वक्त आने पर देखेंगे। फिर उसने कैलेंडर उठाया और नज़र जैसे ही तारीख पर पड़ी उसका चेहरा सख्त हो गया। 3 दिन बाद डेथ एनिवर्सरी, और उसकी पहले ही वो डिनर जो जाइट ने अरेंज किया था। दोनों बातें उसके दिल में भारी पड़ रही थीं। 3 दिन बाद रेस्टोरेंट में झिलमिलाती रोशनी, शाही माहौल और बीच में जाइट खड़ा मुस्करा रहा था। जूली पहले ही पहुंच चुकी थी। जब डेकुलेन अंदर आया उसने एक पल के लिए कदम रोक दिए। जूली को देख वो ठिठक गया। युद्ध कवच की जगह आज वो एक खूबसूरत ड्रेस में थी, नरम रंगों में, लेकिन आंखों में वही जिद। वो सच में खूबसूरत लग रही थी। डेकुलेन के मन में अनायास सम्मान का भाव उठा। उसने सच में मेहनत की है आज के लिए। जूली के बगल में खड़ी थी एक और औरत, धीमी मुस्कान पर तीखी निगाहें। जाइट ने परिचय करवाया, मीट जोसेफीन, जूली की बड़ी बहन। डेकुलेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जोसेफीन, वो नाम जो किसी भी महल की दीवारों के पीछे धीमे स्वर में लिया जाता था। एक नेम कैरेक्टर, बेहद खतरनाक, चालाक और बेरहम। वो शैडो नाम के उस गुप्त इंटेलिजेंस नेटवर्क के मास्टरमाइंड थी। एक ऐसा संगठन जो परछाइयों में काम करता था और ताकत में जाइट के बराबर था। जोसेफीन की निगाहें डेकुलेन पर जमी थीं। बोल कुछ नहीं रही थीं, लेकिन उसका चेहरा साफ कह रहा था, अगर जूली को जरा सा भी दर्द दिया तो अगली सांस तुम्हारी आखिरी होगी। डेकुलेन ने भीतर ही भीतर सांस ली। ये डिनर अब सिर्फ एक डिनर नहीं रहा, ये सर्वाइवल टेस्ट है। जाइट ने औपचारिक मुस्कान के साथ बात शुरू की, तो प्रोफेसर एंगेजमेंट सेरेमनी कब रखनी है? 3 साल हो गए। जूली का चेहरा तुरंत तन गया। भाई, जाइट ने उसे रोका। जूली, बड़ों की बातों में मत बोलो। डेकुलेन जवाब देने ही वाला था, लेकिन जोसेफीन की ठंडी निगाहों ने उसे रोक दिया। उस ओरा में एक दबाव था, घुटन जैसा। उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, एंगेजमेंट का फैसला जूली पर छोड़ता हूं। अगर वो इसे नहीं चाहती तो मैं खुशी से पीछे हट जाऊंगा। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। जूली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी आसानी से छोड़ देगा। जाइट ने मेज पर हाथ रखा। तुम्हें लगता है परिवार के मुखिया इसे मंजूर करेंगे? जूली कांपती आवाज में बोली,
अब ब्रदर, मुझे कुछ बात करनी है, अकेले में। जाइट ने कुछ सेकंड सोचा, फिर सिर हिलाया। वो और जोसेफीन कमरे से बाहर निकल गए, पीछे छोड़ते हुए जूली और डेकुलेन को। डेकुलेन खामोशी से देखता है जब जाइट कमरे से बाहर निकल जाता है। उसकी नज़रें उस बंद दरवाजे पर टिक जाती हैं, जैसे वहां कोई जवाब छुपा हो। मन में सोचता है, आखिर जाइट का असली मकसद क्या है। उधर जोसेफीन वाइन का ग्लास थामे हल्की मुस्कान के साथ बैठी, पर उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह शांत नहीं, सतर्क हैं। डेकुलेन तुरंत समझ जाता है, वो अपनी किसी स्किल से उस कमरे की बातचीत सुन रही है, और उसकी वो हल्की हंसी बस एक ढाल थी ताकि कोई उसके असली इरादे पर शक न करे। पर डेकुलेन इस मौके को खतरा नहीं, मौका समझता है। अगर वो जोसेफीन को यकीन दिला पाए कि उसकी जूली के लिए फीलिंग सच्ची हैं, तो शायद वो इस खतरनाक सिचुएशन से बच सकता है। वो सीधे जूली की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांत थी और आवाज में ठहराव। मैंने जो कहना था कह दिया, वो धीरे से बोलता है। जूली भौहें सिकोड़ती है, हैरान। क्या मतलब? डेकुलेन गहरी सांस लेकर बोलता है, ये सगाई अब वो चीज नहीं जो मैं अपनी मर्जी से तोड़ सकूं। वक्त निकल चुका है। जूली झुंझलाती है। उसके लहजे में गुस्सा है, पर उसके भीतर की चोट भी साफ झलकती है। मतलब क्या है तुम्हारा? उस वक्त तुमने मेरी पोजीशन का इस्तेमाल किया था, तुम्हारी फैमिली के बुजुर्गों से डील की थी, और अब कह रहे हो कि ये सब तुम्हारे बस में नहीं। वो धीरे धीरे उठती है, उसकी आवाज़ और ऊंची हो जाती है। तुमने मुझे खतरे वाले मिशन से दूर किया, मुझे इंपीरियल ऑर्डर छोड़कर किसी छोटे ऑर्डर की हेड बनने को कहा, तुम्हारे फैमिली के ताबे में रहकर। उसकी आंखों में आंसू चमकते हैं, और जब मैंने मना किया तो तुमने मेरे बारे में अफवाहें फैलाईं। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। डेकुलेन सब सुनता है, सिर झुकाए, फिर शांत आवाज में बोलता है, हाँ तुम सही हो। मैंने सब कुछ सोचा समझा किया था तुम्हें रोकने के लिए। मैं गलत था। जूली की सांस तेज हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती। डेकुलेन उसकी तरफ देखता है। तुम्हारे भाई और बहन दोनों ने अगर फैमिली की इज्जत का बोझ न होता तो शायद वो इस रिश्ते को पहले ही खत्म करते। जोसेफीन चुपचाप सुनती रहती है। उसकी आंखें अब और गहरी होती जा रही हैं। डेकुलेन धीरे से आके झुकता है। अगर तुम्हें सच में अपना सपना पूरा करना है तो तुम्हें अपने परिवार से बाहर निकलना होगा, उन्हें छोड़ना होगा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं, बस एक अजीब सच्चाई। मैं ईमानदार नहीं हूं, न वफादार। वो कहता है, उसकी मुस्कान कड़वी है। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के लायक नहीं हूं, लेकिन अगर हम शादी नहीं करते फिर भी सगाई को बनाए रखें तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। मैं बस तुम्हारा नाम अपने साथ रखूंगा ताकि कोई तुम्हें रोक ना सके। जूली की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो घबराई, उलझी और थोड़ी कांपती हुई लगती है। और तुम ऐसा क्यों करोगे? डेकुलेन उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है। क्योंकि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि महीने में एक बार तुम मेरे लिए मुस्कुरा दो। उसकी बातों से पूरा कमरा जैसे थम जाता है। जूली के होंठ कांपते हैं। तुम मजाक कर रहे हो? पर डेकुलेन की आंखों में कोई मजाक नहीं था, बस एक सच्ची शांति। जोसेफीन जो अब तक सब सुन रही थी, पल भर के लिए चुप रह जाती है। वो सोचती है, क्या ये आदमी सच में जूली से प्यार करता है? जूली गुस्से में बोलती है, अगर तुम्हारी बातें सच्ची हैं तो साबित करो। उसकी आवाज में छुंछुलाहट है, पर उसके गाल हल्के लाल पड़ गए हैं। डेकुलिन बस मुस्कुरा देता है। अंदर ही अंदर जानता है उसने बस वही कहा जो जोसेफिन सुनना चाहती थी। पर जूली की वो अनजानी शर्म उसे सच में खूबसूरत लगा। हल्के मुस्कान के साथ उसने मान लिया, उस पल के लिए उसने उसे वाकई हरा दिया था। जूली तुरंत तड़प कर कहती है, मुझे तुम्हारे झूठ पर यकीन नहीं। उसकी आवाज में झुंझुलाहट है, लेकिन कहीं गहराई में एक छोटी सी उलझन भी। जोसेफिन धीरे से वाइन का घूंट लेती है। अब उसके चेहरे पर वो शिकारी मुस्कान लौट आती है। अगर ये आदमी सच्चा है तो देखना दिलचस्प होगा। डेकुलिन की चाल काम कर गई थी। वो एक खतरनाक डेथ वेरिएबल से बच चुका था, और साथ ही उसे 2 स्टोर करेंसी भी मिले। 3 दिन बाद सूरज ढल रहा है। सुनहरी रोशनी कब्रिस्तान की घास पर गिर रही है। डेकुलिन अपनी कार से उतरता है, धीमे कदमों से भीतर बढ़ता हुआ। हवा ठंडी है और हर पत्थर पर वक्त की छाप है। ये जगह उसके लिए कुछ नहीं, पर किम वुजिन के लिए सब कुछ थी। एक हल्की याद जैसे परछाई बनकर उसके जहन में उतरती है। एक पुरानी बातचीत। वो और उसका टीम लीडर इन्यू किसी प्लान की बात कर रहे थे। डेकुलिन के बैकग्राउंड में एक ईस्टर एग डाल देते हैं। वुजिन, अगर हम थोड़ी सी मेहनत और डाल दें तो कहानी और गहरी लग सकती है। वुजिन हल्के से मुस्कुराता है, फिर सिर हिलाता है। छोड़ो इन्यू, जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत काम बढ़ चुका है।
लेकिन इन्यू की आंखों में वही पुरानी चमक, वही जिद। वो कहती है, लेकिन ये वर्थ है वुजिन, हमें इस गेम में जान डालनी होगी, दिल से। वुजिन सांस छोड़ते हुए जवाब देता है, कहानी से कोई लेना देना नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा। पर इन्यू हार मानने वालों में नहीं थी। डेकोलिन का किरदार असल में किम वुजिन पर आधारित था और उसकी डिसीज्ड फियांसे वही थी, इन्यू। उसने अपने ही नाम को उस किरदार की मंगेतर बना दिया था। डेकोलिन धीरे से घुटनों पर झुकता है, पत्थर को छूता है और तभी उसकी आंखों में वो पुराने लम्हे लौट आते हैं। इन्यू की मीठी आवाज़, उस दिन की तारीफ, तुम्हारी ड्राइंग सच में कमाल है वुजिन। उसका कोट उसकी तरफ फेंकना, उसकी हंसी और वो 7 साल जो उन्होंने साथ बिताए। डेकोलिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, धीरे, बिना किसी आवाज़ के, बस यादों की गर्मी और दिल की ठंडक एक साथ टकराती है। कुछ देर बाद वो उठता है और महसूस करता है कि आंसू रुक गए हैं। शायद मेरी ये ठंडी फितरत आज काम आई, वो सोचता है। पर तभी पीछे से किसी की कदमों की आहट सुनाई थी। वो मुड़ता है और उसके सामने खड़ा है लॉकहार्ट। उसकी आंखों में जानलेवा गुस्सा, उसके आसपास की हवा जैसे जम सी जाती है। डेकोलिन के होठों पर हल्की मुस्कान। तो आखिर तुम आ ही गए। लॉकहार्ट तिलमिला उठता है। तुम मेरा नाम जानते हो? वो गुर्राता है। मैं हूं विजर्ड किलर लॉकहार्ट, वो जो जादूगरों को मिटा देता है। वो आगे बढ़ता है और उसके चारों ओर का पूरा माहौल बदल जाता है। उसकी मैजिक नलिफिकेशन स्किल सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी जादू उसके सामने टिक नहीं सकता। वो हमला करता है, तेज, बेरहम, एक के बाद एक वार। पर डेकोलिन न घबराता है न पीछे हटता है। वो हर वार को बचाता है, इतनी सहजता से जैसे वो पहले से जानता हो हर हरकत का जवाब। लॉकहार्ट के चेहरे पर हैरानी, ये कैसे बच रहा है? कोई मेज ऐसे नहीं चलता। गुस्से में वो अपनी पूरी ताकत से वार करता है, पर उसी पल डेकोलिन झुककर उसके जबड़ी पर मुक्का चढ़ देता है। लॉकहार्ट जमीन पर गिरता है, हांफते हुए। डेकोलिन शांत स्वर में कहता है, तुमसे लड़ना बेईमानी है। फिर उसकी आंखों में हल्की चमक। उसे याद आता है कुछ दिन पहले उसने आखिरकार 10 स्टोर करेंसी हासिल की थी और खरीदी थी अपनी चाही हुई माना इम्प्रूवमेंट स्किल। उस स्किल ने उसके अंदर का पूरा सिस्टम बदल दिया था। उसकी माना अब कई गुना ज्यादा बह रही थी और शरीर पहले से कई गुना मजबूत। ट्रेनिंग के दौरान उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली लकड़ी के स्टिक के भीतर तक धंस रही है। शरीर की ताकत भी बढ़ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक मेज नहीं था, वो एक योद्धा था। लॉकहार्ट आखिरी बार उठने की कोशिश करता है, पर डेक्युलिन की नज़र से ही ठहर जाता है। वो धीरे धीरे पीछे हटता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। डेक्युलिन की सांसें स्थिर हैं। वो मन ही मन सोचता है, मैं समझता था मेरा आयरन मैन एट्रीब्यूट ही काफ़ी है, पर इस नए एनहांसमेंट ने तो सब आसान बना दिया। लॉकहार्ट अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो हार चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा उबाल मार रहा था और वो चिल्ला उठा डेक्युलिन को ट्रेटर कहकर अपमानित करते हुए। लेकिन डेक्युलिन की नज़र कुछ और देख रही थी। लॉकहार्ट के गुस्से के पीछे छिपा एक रहस्य, कुछ ऐसा जो इंसान से परे था। धीरे धीरे टुकड़े जुड़ने लगे और फिर अचानक सच्चाई सामने आई। लॉकहार्ट कोई साधारण इंसान नहीं था, वो रेड फिल्म रेस से था। ये सुनते ही लॉकहार्ट के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये नाम डर और रहस्य दोनों का प्रतीक था। रेड फिल्म रेस, वो लोग जो जन्म से ही एक लाल निशान के साथ आते थे, दुनिया में फैले हुए, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाए रखते, क्योंकि वो थे डीमंस के वंशज और मेजेस के सबसे बड़े दुश्मन। आखिरकार यही तो सच्चाई थी। मेज क्राफ्ट का जन्म हुआ था डीमंस से लड़ने के लिए और सदियों से ये युद्ध चलता आया था, मेज वर्सेस रेड फिल्म। ये था इस दुनिया के लोअर का सबसे बड़ा आधार। डेक्युलिन ने घायल लॉकहार्ट की ओर देखा। उसे अब सब समझ आ गया। इस रेस के लोग हमेशा खतरे में रहते हैं। हर पल, हर जगह उनका शिकार किया जा सकता है। और शायद अभी एक मास बर्च चल रहा है। वो लॉकहार्ट से नरमी से बोला, मुझे तुम्हारे दर्द का अंदाजा है, लेकिन अगर तुम निर्दोष मेजेस को मारोगे तो तुम भी वही मॉन्स्टर बन जाओगे जिससे नफरत करते हो। लॉकहार्ट दिल मिला उठा, चुप रहो, अगर सच में इतना हमदर्दी है तो खत्म कर दो मुझे। लेकिन डेक्युलिन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि रेड फिल्म बुरे होते हैं। लॉकहार्ट को यकीन नहीं हुआ। वो चीखा, तुम पाखंडी हो। डेक्युलिन शांत रहा, धीरे से बोला, मेरे अंदर का जो ब्लड लाइन है वो डीमन हंटर्स का है। जब मैं किसी असली डीमन के सामने होता हूं, मेरे अंदर की नस्ल खुद ब खुद सक्रिय हो जाती है। ये मेरे खून में है, एक इंस्टिंक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसानियत भूल जाऊं। वो एक पल को ठहर गया, फिर गंभीर आवाज में बोला, रेड फिल्म भी इंसान है लॉकहार्ट, और उन पर भरोसा किया जा सकता है।
इतना कहकर उसने लॉकहार्ट को धीरे से बेहोश कर दिया ताकि उसे बिना नुकसान पहुंचाए अरेस्ट किया जा सके। तभी बाकी इंस्पेक्टर्स वहां पहुंच गए। उनमें से एक रोपा हंसते हुए बोला, सर, आपकी किक तो कमाल की थी। चाहे तो मैं इस क्रिमिनल को 2-4 और मार देता हूं। डेक्युलिन मुस्कुराया, नहीं, अब बस करो। फिर उसने अपनी मैजिक से पास का पेड़ उखाड़ा। सभी हैरान रह गए क्योंकि उस पेड़ को उसने न्यूट्रलाइजिंग रोप में बदल दिया। वो बोला, इसे इस्तेमाल करो, आम कफ्स इस पर काम नहीं करेंगे। उसने रोपा से पूछा, तुम इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? रोपा बोला, मुझे रिपोर्ट मिली थी, मैंने सोचा आपने भेजी होगी। डेक्युलिन ने सिर हिलाया, शायद किसी और ने शोर सुनकर रिपोर्ट की होगी। वो वहां से चला गया, मन ही मन राहत महसूस करते हुए। कम से कम आज किसी की जान नहीं गई। एक अच्छा अंत, बिना खून के। अगले दिन यूरियल डेक्युलिन के ट्रेनिंग रूम में पहुंची। उसके हाथ में एक लेटर था बर्क की ओर से। पिछले 15 सालों में पहली बार उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। डेक्युलिन ने लेटर लिया और मुस्कुराया। सिर्फ ये देने के लिए तुम खुदाई हो? वो बोला, ऐसे काम तो मैं कर सकता था। लेकिन जब उसने लेटर खोला तो बात गंभीर थी, माउंटेन्स में हुए डीमन इंसिडेंट के बारे में। बर्क ने सभी मेजर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। यही था डेक्युलिन के अगले क्वेस्ट का आरंभ, बर्क्स कॉल। मीटिंग 1 हफ्ते बाद तय थी और उसे एक गार्ड साथ ले जाने की अनुमति थी। यूरियल ने सुझाव दिया, जेफ को ले जाइए, लेकिन डेक्युलिन तुरंत बोला, वो हमारा ड्राइवर है, तलवार तक नहीं पकड़ सकता। यूरियल ने जिद की, फिर भी आपको गार्ड चाहिए, रास्ता खतरनाक है। डेक्युलिन थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसकी आवाज में चिंता थी। वो मुस्कुराया, क्या तुम सच में मेरी फिक्र करती हो? ड्यूरियल का चेहरा लाल पड़ गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें मरते नहीं देखना चाहती। वो मुड़कर बोली, ठीक है, गार्ड का इंतजाम मैं कर दूंगी। डेक्युलिन ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। उधर पीघैम आउटपोस्ट में जूली यंग नाइट को स्वॉर्ड ट्रेनिंग दे रही थी। दूर से वाइस कैप्टन सब देख रहा था। धीरे से खुद से बुदबुदाया, अब क्या करना चाहिए? उसके मन में कई सवाल थे कि जूली को ये बात कैसे बताई जाए। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, इस बात पर इतना गहराई से सोच रहे हो? वो चौंक पड़ा। पीछे मुड़ा तो वेरॉन वहां खड़ा था। उसे तो एहसास ही नहीं हुआ कि वेरॉन कब पीछे आ गया। थोड़ा संभलते हुए वाइस कैप्टन ने कहा, एक कमीशन आया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हमारी कैप्टन उसे अप्रूव करेंगी या नहीं। वेरॉन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है हमें ये मिशन लेना चाहिए। अगर ये सफल हुआ तो हमारे ऑर्डर की रेपुटेशन बढ़ेगी और फंड्स भी सुधरेंगे। वाइस कैप्टन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। मुझे जूली की प्रतिक्रिया का डर है। वेरॉन ने सीधा जवाब दिया, वो कैप्टन है, अपने पर्सनल इमोशंस को मिशन में नहीं लाएंगी। वेरॉन के उस ठंडे रहस्यमय एक्सप्रेशन में कुछ था, कुछ जो उसने कहा नहीं लेकिन महसूस जरूर हुआ। वाइस कैप्टन ने आखिरकार फैसला किया जूली से जाकर बात करने, और वेरॉन वहीं खड़ा रहा, एक गहरी अनकही नज़र के साथ। फिर बताया जाता है कि ब्रीड, जिसे अल्पाइन भी कहा जाता है, महाद्वीप के उत्तर में एक ऊंची जबरदस्त इलाके है जो 3500 मीटर पर सम्मान और सत्ता का प्रतीक है। यहाँ बुजुर्गों का घर है जो जादूगरों का एक ताकतवर समूह है। देश भर के हर जादू स्कूल की सोच यहाँ मान्य होती है और मैजिक टावर इसका केंद्र भूमिका निभाता है। लेकिन जो सच में ब्रेक को अलग बनाता है वो है जादूगरों का तैरता हुआ द्वीप। यहाँ बनी हुई फैसलों का पालन करने के लिए लेजेंडरी जादूगरों को भी मानना पड़ता है। अपनी विशाल ताकत की वजह से ब्रेक को मैजिक वर्ल्ड का केंद्रीय स्तंभ कहा जाना गर्व की बात है। हर कुछ दशकों में होने वाली दुर्लभ समन सभा भी यहाँ एक बड़ी मान्य गिनती जाती है। ये किसी भी प्रसिद्ध जादूगर के लिए उपस्थित होने की असली शोहरत की निशानी भी है। फिर भी ब्री को बुलाया जाना एक 2-धारी तलवार माना जाता है। कहते हैं कि ये जादूगर के कब्र की तरह खतरनाक हो सकता है। अब जब ये आदमी एक जोर का आवेग छोड़ता है, उसकी मौजूदगी इलाके में दमनकारी ताकत फैलाती है। उसके अलावा ट्रेन से ब्रीड के प्लेटफॉर्म तक सामान्य जिंदगी यहीं चलती रहती है, जिसमें विदाई और रोजमर्रा की रूटीन शामिल हैं। जब तैयारी सही ढंग से चल रही होती है और कामदारों की डिटेल्स कंफर्म हो रही होती हैं, एन हर चीज अपने हाथ में होने का भरोसा दिलाती है। सीवर हेडेड लड़की सहमति में सिर हिलाती है और ये मंजूरी दे देती है। तभी वही सीवर हेडेड लड़की, जिसे आज ये काम सौंपा गया है, उनके आने का ऐलान करती है। एक तेज सूटे हुए लिबास वाला आदमी चेहरे पर बिल्कुल खाली भाव के साथ एक बच्चे के साथ आता है, जो उत्साह से कांप रहा है। ये बच्चा अप्रैल में बर्फ देखने के लिए बिल्कुल चौकन्ना हुआ जा रहा है। वो वाकई में यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब वर्थ था। बिल्कुल अचानक ये लड़की बीच में आकर प्रोफेसर को बताती है कि अब से फ्राइम का ऑर्डर
स्क्रीन के पहले हिस्से की गश्त संभालेगा। प्रोफेसर का चेहरा तब काबू में रखना मुश्किल होता है जब वो जूली को पूरी तरह पैनिक में देखता है। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा भयानक सफेदी से चमकदार लाल में बदल जाता है। फिर भी वो सख्त हो जाती है और प्रोफेसर को आश्वस्त करती है कि वे सबकी सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करेंगे और सफर को जितना हो सके स्मूथ बनाएंगे। ठीक इस पल जूली के दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है, जिससे उसका पूरा फ्रीक आउट मोड शुरू हो जाता है। वो मुश्किल से खुद को संभाल रही है। प्रोफेसर की आवाज उसके सिर में गूंजती है, जो पिछली बार उसे महीने में एक बार मुस्कुराने की सलाह देते हुए याद आती है। पूरी तरह पैनिक में ये पटाखा सोचती है कि क्या अब बड़ा स्माइल दिखाने का वक्त है, एक चौड़ी ग्रिन दिखाऊं या बस हल्की सी मुस्कान। वो सोचती रह जाती है, इस बेवकूफ़ी भरे स्टंट का मकसद क्या है। जब प्रोफेसर और वो अजीब खामोशी में खड़े होते हैं, बाकी लोग इस पागल तनाव को नोटिस करते हैं और अपने कप्तान का सम्मान करते हैं। भले ही वो उसके अस्तित्व से नफरत करती हो, पर उसके लिए वो पूरी कोशिश करती दिखती है। हंगामा कम करते हुए वेरॉन आखिरकार सामने आने का फैसला करता है, घोषणा करते हुए कि अब से वो उनकी गश्त संभालेगा। प्रोफेसर वेरॉन का जो अचानक सामने आ गया, एक तेज नज़र से स्कैन करता है। वो बड़े शख्स को बताता है कि उसका काम उन्हें सुरक्षा में रखना है, जबकि बाकी दो बस यहाँ अपनी इज्जत जीतने आए हुए हैं। हंसते हुए एक साथी वेरॉन के कंधे पर जोर से थपथपाता है और उससे कहता है कि अब बस कर। फिर वो जल्दी से परिचय कराता है कि ये वेरॉन है, पूरे ऑर्डर में जाने माने माहिर आदमी। वो बताता है कि ये आदमी उनकी गश्त का जिम्मा ले रहा है और वे सुरक्षित हाथों में हैं। उनकी बात को मानने के बजाय प्रोफेसर अपनी तेज नज़र से उसे जांचता है। उसे उससे कोई खास वाइब नहीं मिलता। शायद ये सिर्फ उसके ओवर थिंकिंग दिमाग की फिराक हो सकती है। आगे बढ़ते हुए वेरॉन बताता है कि जादूगरों की पूरी सिक्योरिटी है, हर केबिन पर एक एस्कॉर्ट तय है। बिना और देरी किए वो खुद को उनके केबिन में रखने पर जोर देता है। बात पक्की, अब प्रस्थान का समय है। वो उन्हें एक छोटा सा गुड ट्रिप की शुभकामनाएं देती है, फिर वो वहां से दौड़ती हुई निकलती है, पर तेज सी एक झलक के लिए मुड़कर उसे एक मुस्कान दिखाती है। ये जबरदस्त हंसी शायद जल्द ही उसके चेहरे पर टूट ही जाए। इस बीच प्रोफेसर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसकी हालत क्या है। उसकी सहचरी सोचती है कि क्या जूली के दिमाग में सब ठीक है, लेकिन प्रोफेसर जल्दी समझ जाता है कि ये लड़की अपना वादा निभा गई है। कई घंटे बाद वो ट्रेन के अंदर आराम से बैठ जाता है। प्रोफेसर वेरॉन से कहता है कि थोड़ा नैप ले लें, उनके पास आराम करने के लिए काफ़ी समय है। ये सुनकर वो एक छोटा सा झपकी लेने का फैसला करता है। इस बीच प्रोफेसर का दिमाग ब्रीड यानी मैजेस्ट ग्रेव से मिली इस समन के बारे में सोचता रहता है।